अस्सलाम गाइस, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप खैर खैरियत से हों। आज की जो हमारी पॉडकास्ट है वो अब्दुर्रहमान नजम भाई के साथ है। इनको आपने मुख्तलिफ यूट्यूब चैनल्स पे देखा होगा। आज हमने इनको दावत दी है कि आके आपके साथ ये बात करें स्टॉक्स की, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की और जनरली ओवरऑल एक फाइनेंशियल एडवाइस दें। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो बियॉन्ड रियल इस्टेट एग्जिस्ट नहीं करती। आप कोई भी काम करते हैं तो जो पैसे आप जोड़ते हैं, सब कहते हैं जी प्लॉट ले लो, मकान ले लो, फाइल ले लो, लेकिन दुनिया इससे बहुत बड़ी है आगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि सवाए रियल इस्टेट के बाकी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की एंट्री पॉइंट थोड़ी होती है। तो आप पहले दिन से अपनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनकी कंपनी है AR फाइनेंशियल सॉल्यूशंस। ये फाइनेंशियल एडवाइस देते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। तो लोगों से ज़रूर रब्ता कीजिए। अब्दुर्रहमान भाई, आने का बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच फॉर ठीक है, इनवाइटिंग। एक तो मैं बता दूं कि अब्दुर्रहमान भाई शरीफ आदमी हैं, कराची के हैं, पढ़े लिखे हैं, हमारी तरह लाहौर के झटके नहीं हैं। लेकिन इन्होंने अपना कारोबार का आगाज़ जो है वो लाहौर में किया। लाहौर की मार्केट और कराची की मार्केट में क्या डिफरेंस है सर? देखिए, हमारी भी पहले सोच थी। पहले 3 साल पहले तक मैं भी कराची में रहता होता था। तो ज़्यादातर स्टॉक मार्केट के जो बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं या जो इन्वेस्ट करते हैं इंस्टीट्यूशन हैं वो कराची में होते हैं। तो हम लोग भी सोचते थे कि कराची ज़्यादा अच्छी जगह है, लेकिन बस अल्लाह ताला के काम होते हैं कि जहाँ उन्होंने लिखा होता है वैसे ही हो जाता है। तो लाहौर से भी हम लोगों ने पिछले 1 साल में अपनी कंपनी स्टार्ट की। और ऑनलाइन जो है, आप कह सकते हैं आजकल ज़माना है, तो हर तरफ से, कराची से भी, लाहौर से भी, इस्लामाबाद से भी, इवन पाकिस्तान के बाहर से भी लोग जो है हमारे साथ जुड़ गए। और हमारी जो बात थी वो एक तरह से उनके दिल में उतर गई। काफ़ी ज़्यादा लोग जो है स्टॉक मार्केट में बड़ा उसको कॉम्प्लेक्स समझते हैं, या ये क्या है, रोज़ ऊपर नीचे होती रहती है, मुझे समझ नहीं आती। इवन दो लॉन्ग टर्म में बड़े अच्छे रिटर्न्स हैं। तो बस ये अल्लाह के काम होते हैं, उन्होंने लिखा होता है कि कहाँ पे आपका रिस्क है। थोड़ा सा इसमें समझाएं कि जो एक हमें तासुर है कि एंट्री इनटू स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की होती है, इसकी क्या सच्चाई है, सदाकत है? देखिए, स्टॉक मार्केट को ना पाकिस्तान में पहले तो गलत पोर्ट्रे किया गया। अच्छा। यहाँ पे ज़्यादातर लोग कहते हैं कि कोई खबर आ रही है या इस बंदे ने ख़रीद लिया है, आप भी ख़रीद लो, ये बढ़ने लगा है। ठीक है। सही है। मेरी खुद की जर्नी भी यही थी। मैंने भी देखा दुनिया में लोग इन्वेस्ट करते हैं, सारा करते हैं, लेकिन माइंडसेट ये नहीं था किसी का भी। हर बंदे का असल माइंडसेट था कि स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है जहाँ ना आप पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जो भी टॉप बिजनेस होंगे ना वो लिस्टेड होंगे। आप जब उसके शेयर खरीदेंगे ना, आप उनके ओनर के साथ जुड़ गए। ठीक अब है। अगर आप इसमें अपनी नॉलेज नहीं डालेंगे, सट्टेबाजी नहीं करेंगे, 2 महीने के लिए नहीं खरीदेंगे, किसी ऐसी खबर का इंतज़ार कर रहे होंगे जिससे जो आपका छक्का लग जाएगा, तो लॉन्ग टर्म में आपका प्रॉफिट और उस बिजनेस ओनर का प्रॉफिट बराबर होगा। आप जुड़ गए उसके साथ, बिल्कुल साझा सही हो जुड़ गया। गए। हाँ, और ये ठीक ये है। बेसिक फ़र्क है रियल इस्टेट में। रियल इस्टेट में डेवलपर और जो बंदा प्लॉट खरीदता है उसका प्रॉफिट बराबर नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, वो तो स्कैम भी कर लेते हाँ हैं। हाँ। जो असल डेवलपमेंट में जो शुरू में जो प्रॉफिट होता है वो उनके पास चला जाता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में आपने अगर कोई शेयर खरीदा और उसको लेट से 10-15 साल के लिए होल्ड किया, तो आपको जो डिविडेंड मिलेगा ओनर को भी वही डिविडेंड मिलेगा। ओनर का शेयर 10 रुपये से अगर 1500 तक जाएगा तो आपका भी 10 से 1500 तक जाएगा। बस उस टाइम में जो है ना, आपने इधर उधर ये जो ट्रेडर्स होते हैं उनकी बातें नहीं सुननी कि ये बेच देते हैं, थोड़ा सा नीचे ख़रीद लेंगे, अभी ये न्यूज़ आने वाली है ख़रीद लो। आप थोड़ा सा बिज़नेस के बारे में पढ़ें। अगर वो लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न देता है तो आप किसी भी अमाउंट से, जैसे आपने बात की रियल इस्टेट में, सस्ते से सस्ती फाइल भी पाँच 6 लाख लाख तो दस कहीं नहीं गया, पाँच हाँ, छः तो लाख इधर कहीं जो नहीं है गया। आप 1 लाख से भी शुरू कर सकते हैं, 50,000 से भी शुरू कर सकते हैं। हर महीने भी डाल सकते हैं। हर महीने 20,000 डाल दिए, किसी महीने 50,000 डाल दिए, तो ये एक बहुत बड़ा इसका फ़ायदा है। अब इसके अंदर ये होता है कि लोग कहते हैं कि जी जो हमारी सेठ क्लास है, जो अपनी कंपनियां पब्लिक कर रहे होते हैं, वो स्टॉक मार्केट को अपना पर्सनल बैंक के तौर पे देखते हैं, जिसकी वजह से कई फ्रॉड भी वो करते हैं। तो इसके क्या प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है? देखिए, इसमें अकाउंटिंग अगर आप सीख जाएंगे ना थोड़ी सी, तो बिज़नेस की जो भी उसके अंदर चीज़ें हो रही होंगी, वॉरेन बफे कहते हैं कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ठीक है। यानी कि उसमें अगर वो कोई भी रेल पेल कर रहे हैं ना तो वो अकाउंट्स में ज़रूर आएगी। तो कुछ होगी, कुछ 10-15% ऐसे बिजनेस ओनर्स होते होंगे जो करते होंगे, लेकिन ज़्यादातर कंपनी जितनी बड़ी हो जाती है उसके लिए ये करना मुश्किल हो जाता है। अब जैसे ओके। मिज़ान बैंक है, उसने पिछले साल तकरीबन 100 अरब रुपए का प्रॉफिट कमाया। ठीक है। ठीक है, हम लोग उसकी बुक्स देखते हैं। चलें, हो सकता है कोई पाकिस्तान में वैसी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है, हाँ। कोई उन्होंने ट्रांजैक्शन कर ली होगी जो कि बुक्स पे नहीं दिखा सकते, उनके लिए इम्पॉसिबल है। तो उसकी क्या अमाउंट होगी? मैक्सिमम 20 करोड़, 25 करोड़। तो जब आप उसको उसके प्रॉफिट से कंपेयर करेंगे तो वो 0.25% बनती है। ठीक है। तो ये जो छोटी कंपनीज होती है ना, इसमें रेल फेल होती है। इसमें जो है डायरेक्टर ज़्यादा सैलरी भी लेके जा सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बड़ी होती रहती है ना, वो अगर कुछ ऐसा छोटा मोटा कर भी रहे हैं तो आपकी जो इक्वल पार्टनरशिप है ना उस बिजनेसमैन के साथ, उस पर ज़्यादा फर्क नहीं आता, क्योंकि वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट होता है उसमें से। अगर थोड़ा बहुत अमाउंट वो कुछ कर भी रहे हैं तो आपको भी उसका जो है एक गुड अमाउंट मिल रहा है। अभी हमने देखा पिछले 2 साल के अंदर पूरी की पूरी पाकिस्तान की इकॉनमी टैंक की, हाइपर इन्फ्लेशन हुई, हर चीज़ हुआ।
लेकिन स्टॉक मार्केट दौड़ी जा रही थी। मसलन कि इस चीज़ की क्या सेंस या लॉजिक थी, मसलन कि काइबर का रेट ऊपर चला गया, इंटरेस्ट रेट ऊपर चला गया, लोग बैंकों में फिक्स डिपॉजिट रख रहे हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट जो है वो रोज़ ही हम उठते थे कि जी नया मरला पार कर लिया, और हर सरकार कहती थी कि मेरी वजह से हुआ है, लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या थी इसके अंदर? बिल्कुल पिछले 2 साल में 40,000 से 1,20,000 पहुंच गई है। ऐसा ही। इसको ना मैं आप एक एग्जांपल से, एक स्टोरी से एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि हम लोगों ने भी जब 1 साल पहले स्टार्ट किया ना, जब भी जो है 40,000 से 75,000 हो गई थी, सब लोग यही सोचते हैं कि अभी और नहीं बढ़ेगी। हाँ, तो इसकी जो एग्जांपल थी, हमने भी 3-4 तरीक़ों से लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन ये वाली जो एग्जांपल है ना, वो लोगों को समझ आई। ये बैठती है। हाँ, ये लोगों को समझ आती है। ये एग्जांपल है अमेरिका की ग्रेट डिप्रेशन की। ठीक सही है। 1929 में स्टॉक मार्केट अपने टॉप पे पहुंची। उस वक्त डाउ जोन्स होता था, अब जरा S&P 500 की लोग बात करते हैं, तो डाउ जोन्स था ना 380 पे पहुंचा। सही है। फिर वो पूरा क्रैश हो गया, मेरे ख्याल से 100 से भी नीचे आ गया। 1950s में जाके ना वो फिर से जो है वो 390 और 380 की रेंज में आया। तो एक पूरी पैनिक मच गई। लोग कहते थे कि भाई ये तो वो लेवल है जिस टाइम पे ना फिर क्रैश होता है और तबाही हो जाती है। और उसमें आपने देखी होंगी तस्वीरें, लोग जो है ग्रेट डिप्रेशन तो बहुत ही खौफनाक एक चीज़ थी। वहाँ तो ज़्यादातर लोग, पाकिस्तान में कम लोग इन्वेस्ट करते हैं ना स्टॉक मार्केट में, वहाँ तो ऑलमोस्ट हर बंदे का अकाउंट होता है। तो एक्चुअल में लोगों ने देखा अपनी ज़िंदगी में कि बहुत फ़र्क आ जाता है क्रैश से। तो जब वो 25 साल बाद वो टाइम आया फिर से, तो वो एक पैनिक मच गई, सेनेट तक बात पहुँच गई कि भाई ये हम फिर से उस लेवल पे आ गए हैं, तो अगर कुछ करना है ना पहले ही कर लो, इससे पहले कि एक और क्रैश हो जाए। एक वो साइकोलॉजिकल नंबर बन गया था कि इस नंबर पे जब स्टॉक मार्केट आती है ना तो फिर बहुत मसले होते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे हुआ था जब ये 55,000 पे आई थी ना, क्योंकि जो पिछला हाई था ना वो 55,000 का था। इस तरह ही है। हाँ, तो लोग ना नंबर से अपने आप को एसोसिएट करते हैं। तो फिर उस टाइम पे वॉरेन बफे के टीचर को बुलाया सेनेट में, उनका नाम था बेंजामिन ग्राम। ये उस टाइम के नंबर 1 इन्वेस्टर थे। उन्होंने आके लोगों को एक्सप्लेन किया सेनेट में कि स्टॉक मार्केट लुक्स हाई, इज़ हाई, बट इज़ नो वेयर क्लोज टू वॉट इट यूज टू बी इन 1929। अब उसके पीछे मकसद ये था, वो कह रहे थे कि ये जो 25 साल गुजरे हैं ना, इसमें जो एवरेज बिजनेस है ना जो लिस्टेड है, उसने अपना प्रॉफिट जो है 3 गुना बढ़ा लिया। ओके। तो अगर हम सेम लेवल पे हैं भी ना, तो असल में होता है कि एक बिज़नेस से लेट से 100 रुपये प्रॉफिट आ रहा है, तो वो 1,000 रुपये का मिल रहा है, 2,000 का मिल रहा है, 3,000 का मिल रहा है। प्रॉपर्टी में जैसे होता है, अगर रेंट 1 लाख रुपये आ रहा है तो ये प्रॉपर्टी कितने की है। आपने हमेशा उस चीज़ को देखना होता है कि वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, आपको इनकम कितनी दे रहा है और उसकी प्राइस कितनी। तो वो कह रहे थे कि इस टाइम में लेवल तो सेम है, लेकिन प्रॉफिट 3 गुना हुए हैं। तो अगर तो हम 1,000 के लेवल पे होते आज, फिर तो मैं आपको कहता कि हाँ ये हम उसी लेवल पे आ गए हैं। तो पाकिस्तान की भी अगर एग्जांपल हम देखें ना, पाकिस्तान में एवरेज, एक तो हमारा जो इंडेक्स है ना बड़ा डाइवर्सिफाइड है। जैसे सऊदी अरब में आप देखेंगे ना, ऑयल की कंपनी है, थोड़ी सी उनकी जो ऐसे यूटिलिटीज़ की कंपनीज होती हैं, पानी की कंपनी, बस यही है। सऊदी अरैमको ही है। हाँ, मतलब कि कोई ऐसा डाइवर्सिफिकेशन नहीं है। तो वहाँ पे ऑयल प्राइस ऊपर नीचे हो तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाते हैं। अब पाकिस्तान में बैंक भी हैं, ऑयल एंड गैस की कंपनियां भी हैं, फर्टिलाइज़र की कंपनियां भी हैं, तो कभी किसी को फ़ायदा होता है, कभी किसी को फ़ायदा होता है। इंटरेस्ट रेट ऊपर जाते हैं बैंक कमा लेता है, इंटरेस्ट रेट नीचे आते हैं सीमेंट कमा लेता है, फर्टिलाइज़र वैसे ही उनके प्रॉफिट ऊपर जाते रहते हैं। फर्टिलाइज़र सदाबहार है। हाँ, जो मर्जी है सर, हम तो हैं। उसके पीछे भी बड़ी लॉजिक होती है, लोग समझे ना तो एक कन्विक्शन आती है। तो ऑन एवरेज एक साल में ना जो सारे 100 बिजनेसेस हैं, KSE 100 इंडेक्स जिस पे लोग सुनते हैं खबरों में, इधर तक पहुँच गया, उसकी जो एवरेज प्रॉफिट होता है ना वो हर साल एवरेज 15-16% बढ़ता रहता है। ठीक है। कभी 13 बढ़ जाता है, कभी 19 बढ़ जाता है, कभी 21 बढ़ जाता है, लेकिन एवरेज इसकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ 15% होती है। ठीक है। ठीक है। तो 2017 से लेके 2025 में वहाँ बैठे हैं। इस टाइम में जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स है ना वो 4 टाइम्स हो गए इस टाइम फ्रेम में। हाँ, इस टाइम फ्रेम में 8 साल में, 4 साल में डबल होते हैं और 8 साल में 4 गुना हो जाते हैं। तो उस टाइम पे अगर हमारी स्टॉक मार्केट गिरी थी, आज के मुकाबले में उसके जो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स हैं वो 4 टाइम्स हैं और प्राइस जो है वो डबल है, और इसमें डिविडेंड्स भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है। तो ये अगर हम बेंजामिन ग्राम की जो स्टेटमेंट है, स्टॉक मार्केट लुक्स हाई, इज़ हाई, बट इज़ नो वेयर क्लोज टू व्हाट इट यूज्ड टू बी, अगर ये पाकिस्तान पे अप्लाई करें तो सिर्फ शायद पहला वाला भी जो है ना वो भी ट्रू नहीं है। ये हाई भी नहीं है। हाई भी नहीं है, क्योंकि इसको हम देखते हैं पी रेशो से। पाकिस्तान की अगर आप हिस्ट्री देखें ना तो पी रेशो चलते हैं बिटवीन 5 and 12, और इसका बड़ा लिंक होता है इंटरेस्ट रेट से। हमने अपनी पूरी ना एक रिसर्च भी की पिछले 20 सालों की कि कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जिससे स्टॉक मार्केट ऊपर जाती है नीचे आती है, हमें ताकि पहले पता चल जाए। तो इंटरेस्ट रेट का एक बड़ा ज़बरदस्त फार्मूला निकला कि 20 माइनस इंटरेस्ट रेट जो चल रहा होगा ना पाकिस्तान में, स्टॉक मार्केट का वो पी रेशो होगा। यानी अगर सूद की शरह 15 है, 20 माइनस 15 तो 5 पी रेशो, 5 के आसपास होगा। ये इसकी फेयर वैल्यूशन है। +-1 कर लेते हैं। हाँ, +-1 या मैक्सिमम 2। ठीक है। अब हुआ क्या, जब स्टॉक मार्केट 40,000 पे थी ना, इस पूरे सालों में
प्रॉफिट्स बढ़ते जा रहे हैं, डीवैल्यूएशन हो रही है तो जो डॉलर में कमाते हैं उनके भी प्रॉफिट बढ़ते जा रहे हैं। स्टॉक मार्केट 2.3 पी रेशो पे आ गई थी, यानी कि 100 रुपये का प्रॉफिट है, 230 रुपये की आपको दुकान मिल रही है, यानी कि लूट मच गई थी। हाँ, मतलब कि बस लोगों ने कुछ नहीं देखा और देखा ही नहीं कि चीज़ें कितनी सस्ती हैं, बस उन्होंने कहा डिफ़ॉल्ट हो गया हो गया हो गया। हालांकि अगर 100 रुपया नफ़ा कोई चीज़ दे रही है, 200 में मिल रही है, सबको खरीद लेना चाहिए, सबको खरीद लेना चाहिए। फिर यही हुआ। अब जब ये 3 गुना हुई है ना, तो इसमें प्रॉफिट भी बढ़ गए हैं थोड़े से, तो आज हम 6 पी रेशो पे खड़े हैं। अगर पाकिस्तान में आपने ड्रग्स प्रोक्योर करने हैं तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देखें। अगर आपने पता करना है कौन सी रिया फैसिलिटीज़ आपके लिए सस्ती हैं या महंगी है, तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देखें। अगर आपने पता करना है पाकिस्तान पुलिस का एटीट्यूड क्या है टूवर्ड्स ड्रग एडिक्ट्स, ड्रग पेडलर्स, तो आप ये डॉक्यूमेंट्री देखें। पूरा पाकिस्तान ही कवर हो गया, तो खुदा के वास्ते ये डॉक्यूमेंट्री देखें। आज हम जहाँ पे खड़े हैं ना, ये हम 6-6.5 पी रेशो, जो कि अगेन हम हिस्ट्री देख लें या जो फार्मूला है जो पूरा बैठता है पाकिस्तान पे 20 माइनस इंटरेस्ट रेट, उसके हिसाब से आज भी अंडर वैल्यूड है। इसको देखने का एक और तरीका भी हो सकता है, पाकिस्तान में होते हैं बूम बस्ट साइकिल, पूरी दुनिया में होते हैं। हाँ, तो जो पाकिस्तान के बूम साइकिल्स होते हैं ना, जिसमें इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा होता है, करंट अकाउंट सरप्लस या थोड़ा बहुत डेफिसिट में होता है, IMF भी ऑन बोर्ड होता है, यानी कि लोगों को पाकिस्तान पे भरोसा होता है, तो एवरेज एक साल का रिटर्न होता है 30 से 35%। ये आप जो है पूरा साइकिल ये भी देख सकते हैं, 1999 से लेके 2007 मैप होता है। हाँ, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं 2008-9 से लेके 2017 तक। तो उस तरह से भी अगर आप देखें तो हर साल एवरेज जब तक ये सारी चीज़ें ठीक रहती हैं ना, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो 6 वाला पी रेशो है, ये पहले 8 पे जाएगा, फिर 9 पे जाएगा, फिर 10 पे जाएगा, तो 10-12 तक तो पाकिस्तान के हर साइकिल में जाते हैं। तो अभी भी हम बहुत अंडर वैल्यूड हैं। अभी हम 6 पे हैं। अभी हम 6 पे हैं। आप समझे, इसी ने 9 पे तो जाना है कम से कम। चलो डबल फिर देख सकते हैं, होता है नहीं होता, लेकिन 9 तो एक बड़ा रीजनेबल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 50% हो जाता है। फिर अगर लेट से ये 2 साल में जाता है, 2 साल में वैसे ही जो बिजनेस है अपने प्रॉफिट जो है वो 30-40% बढ़ा देते हैं। तो मेरी तो आज भी यही प्रिडिक्शन है कि इस साल के आखिर तक बूम बस साइकिल भी देखें ना, पिछले 30 से 35% हर साल का जो है रिटर्न होता है। तो इस साल के आखिर तक 1.5 लाख इंडेक्स बहुत लाइकली है, और अगले साल के आखिर तक 2 लाख। अच्छा, वैसे पाकिस्तान जब ये न्यू हाइज हिट करता है, एक तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ कर जाता है, और मेरा ख्याल है पिछले 2 साल से हर 3 महीने बाद हम सोच रहे हैं कि खून गिरा, लेकिन वो गिर नहीं रहा। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये भी बताई जा रही है कि जिस तरह आपने आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास एक सेक्टर ऑफ इकॉनमी नहीं है, मल्टीपल है। एक प्रॉफिट कमा रहा है, एक लॉस कर रहा है, तो आपके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एक में एग्जिस्ट करती है। पिछले 2 साल में आपके नज़दीक बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट्स कौन से थे? अच्छा, पिछले 2 साल में देखेंगे तो बैंक्स जो है ना, वो उन्होंने सबसे ज़्यादा जो है ना इंक्रीज़ दिया। ठीक है। उसकी 2 वजह थी। एक ना, उस टाइम पे मिज़ान बैंक की एग्जांपल ले लेते हैं, वो कोई 70-80 अरब रुपए उनका प्रॉफिट होता था, सही है, और उसका जो वैल्यूएशन चल रही थी ना 150 अरब के करीब, यानी कि वो जो 2.3 पी रेशो था ना, उससे भी थोड़ा सा कम। अब इसके पीछे रीज़न थे, लॉजिकल रीज़न थे। एक रीज़न ये था कि जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि मुझे इधर ज़्यादा मुनाफा मिल रहा है। यानी कि अगर थोड़ा टेक्निकल आसान लोग इस तरह से समझते हैं कि भाई एक बैंक है और एक मुझे बैंक से रिटर्न मिल रहा है, एक मुझे स्टॉक से मिल रहा है, जिधर मुझे ज़्यादा मिल रहा होगा ना मैं वहाँ चला जाऊँगा। दूसरा, इसका जो एक तरह से इन्वेस्टिंग का होता है ना, वो होता है कि किसी भी बिज़नेस की फेयर वैल्यू होती है कि उसने अगले सालों में जो अपना प्रॉफिट कमाना है ना, उसकी आज की वैल्यू उसकी शेयर की फेयर वैल्यू है। ठीक है। तो जितने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होते हैं ना, तो फ्यूचर के प्रॉफिट्स की आज की वैल्यू कम हो जाती है। यानी कि अगर कोई 1 साल बाद 100 रुपये कमा रहा है, तो अगर इंटरेस्ट रेट 20% है, लोग कहेंगे तो इसकी आज की वैल्यू 80 रुपये है, मैं 80 रुपये बैंक में रख दूँ, 1 साल बाद 100 हो जाएंगी। तो इसी तरीके से अगर इंटरेस्ट रेट हाई होंगे तो जो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर अर्निंग्स है ना, वो कम हो जाती है। तो एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई थे, तो बैंक्स के प्रॉफिट ज़्यादा थे, लेकिन उनको कम पी रेशो मिल रहा था। लेकिन ये तो बहुत फायदेमंद है अगर कोई खरीदना चाह रहा है। हाँ, अगर कोई खरीदना चाह रहा है इंटरेस्ट रेट, क्योंकि ज़ाहिर नीचे तो आने थे ना, 22 पे तो चल नहीं सकता था। दूसरा था कि एवरेज मिज़ान बैंक है, जैसे उसने ना 1000 अरब रुपए गवर्नमेंट को दिए हुए थे लोन में। तो जिस तरीके से अगर आप IMF प्रोग्राम्स की हिस्ट्री देखें ना दूसरे मुल्कों में, अगर आपका डेट टू GDP 80-90 की रेंज में जाने लग जाए, तो फिर IMF कहता है कि डेट रीस्ट्रक्चरिंग करो। डेट रीस्ट्रक्चरिंग होता है कि गवर्नमेंट ने अगर लेट से बैंकों से 10,000 अरब रुपये लिया हो ना, तो कहता है कि अब ये बैंकों को आपने 9,000 वापस करना, 1,000 आपने वापस नहीं करना, वो बैड डेट रखना, वो बैड डेट डाल देता है। तो अगर लेट से ये हो जाता पाकिस्तान में, अगर लेट से 1 साल 1.5 साल और ऐसी चीज़ें चलती, तो जो मिज़ान बैंक की बुक पे 1000 अरब रुपए लिखे हुए थे ना, वो असल उसमें से 100 का नुकसान हो जाता। तो इसी वजह से वो भले वो जो है 70-80 अरब रुपए कमा रहे थे,
लेकिन वो सिर्फ 150 अरब रुपये पे चल रहा था। तो एक तो ये वाला रिस्क ख़त्म हो गया एकदम से। इससे जो है पर शेयर आप कह सकते हैं 100 रुपये का फ़ायदा हो गया मीज़ान बैंक का, और साथ साथ इंटरेस्ट रेट नीचे आए, उससे उनका जो पी रेशो था वो भी ऊपर चला गया। तो ये बैंकिंग सेक्टर ने पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया। लेकिन अब ज़रूरी नहीं है अगले 2 साल में भी हो। अब ये सारी चीज़ें इनबिल्ट हो गई हैं। गोइंग फॉरवर्ड इनके प्रॉफिट जो है इतने ज़्यादा बढ़ने भी नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे आ गया है। तो अब यूजुअली ज़्यादातर ये लगता है कि जो थोड़े सिक्लिकल स्टॉक्स होते हैं ना, जो कि इंटरेस्ट रेट नीचे आता है ना तो उनकी सेल बढ़ती है। फिर उन्होंने बैंक से लोन लिया होता है, उनका वो जो कर्जे पे सूद देना होता है वो भी कम हो जाता है, और फिर उनको पी रेशो भी ज़्यादा मिलता है। जब इंटरेस्ट रेट नीचे आएगा उनको पी रेशो भी ज़्यादा मिलेगा। ये कौन सी कैटेगरी है वैसे? इसमें आप डिफरेंट ला सकते हैं, गाड़ियों को लेकर आ सकते हैं, सीमेंट्स को लेकर आ सकते हैं, स्टील को लेकर आ सकते हैं, बट ये एक जनरल कैटेगराइजेशन है। इसमें भी फ़र्क होता है। अब जैसे ज़्यादातर लोग ना सीमेंट और स्टील को बराबर समझते हैं। ये नहीं है ऐसे। हाँ, लेकिन आप सेल इनकी बराबर है, यानी कि जहाँ सीमेंट इस्तेमाल होता है वहाँ स्टील ने इस्तेमाल होना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर सीमेंट फैक्ट्री मुनाफा बना रही है तो स्टील वाले भी बनाएंगे। उनकी कॉस्टिंग फ़र्क है ना? कॉस्टिंग फ़र्क है, आपस में क्या चल रहा है उस वक्त। जैसे आजकल सीमेंट वालों के पर बैग प्रॉफिट बहुत अच्छे हैं, लेकिन स्टील वालों के नहीं है। उनकी आपस में एक तरह से आप कह सकते हैं प्राइस वॉर चल रही है। तो डिमांड इन दोनों की सिमिलर होती है, लेकिन प्रॉफिट ज़रूरी नहीं है सिमिलर हो। यानी कि सिर्फ हमने ये नहीं देखना कि सेल बढ़ रही है, हमने देखना है कि उस बिज़नेस का सेंस क्या है पीछे। शुरू में आपने बात की कि जनाब बिज़नेस के बारे में अपने आप को अवेयर कर लें, ये बिज़नेस ऑपरेट कैसे कर रहा है, कि सीमेंट पे बचत हो भी रही है मालिक को नहीं। बेशक अगर एक फ्लावर मिल जाए वो टन के हिसाब से फ्लावर बेचे, ज़रूरी नहीं कि प्रॉफिट में हो, ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ देखना ज़रूरी थी। और जो भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी उसका डाटा अवेलेबल है। बिल्कुल बिल्कुल। हर ये तो बहुत बड़ा फ़ायदा है इसका कि आप किसी और अपने दोस्त के साथ इन्वेस्ट करते हैं या रियल एस्टेट में करते हैं, किसी भी चीज़ में करते हैं। हाँ। हर 3 महीने बाद आपके पास आते हैं कंपनी वाले कि हमने ये पिछले 3 महीनों में किया है, ये इसकी पूरी रिपोर्ट है। आगे का थोड़ा सा बता भी देते हैं कि आगे हमें क्या लग रहा है। ये प्रॉपर्टी में तो होता है कि वो डीलर कहता है बेफिक्र हो जाए। बेफिक्र हो मैं जाओ, बैठा हूँ सर। 6 महीने में आप मैं बैठा हूँ बुलाऊंगा। सर। हाँ। तो ये असल में ये सारी थिंकिंग आई है फ्रॉम वॉरेन बफेट। मेरी अपनी जर्नी में भी ना आप पढ़ते हैं डिफरेंट इन्वेस्टर्स को, लेकिन लकीली ना कुछ आज से तकरीबन 7-8 साल पहले यूट्यूब पे मुझे वॉरेन बफे की जो कंपनी है ना बर्कशायर रहता है उसकी एजीएम मिल गई 1994 की। वो 4-5 उन्होंने अपलोड की हुई थी। हाँ, वो 4-5 घंटे की एक होती है। तो उसमें लोग पूरा सवाल करते हैं ये बिज़नेस कैसे चलता है, ये वाला बिज़नेस कैसे चलता है। तो वो जब आप पूरी देखी ना, मैंने 7 साल पहले आप ये पढ़े थे बंदा को सड़क पे आवारागर्दी कर रहा होता है, कुछ सारी चीज़ें करता है, तो यहाँ दिलचस्पी कैसे आ गई? और आई थिंक ये एक शौक था। अच्छा। हाँ, थोड़ा सा जब यूनिवर्सिटी से वापस आए ना, थोड़ा सा फैमिली बिजनेस में टाइम गुजारा, लेकिन इन्वेस्टिंग का शौक था। तो वो देखा ना, वो थंबनेल आ जाता है जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो उससे रिलेटेड। तो बस वो 94 की देखी, फिर 95, और वो करते 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 2017 तक मैं पहुंच गया। 6 महीने तक ना यही देख के। तो वॉरेन बफेट कहता है इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड। मतलब उस पूरी वीडियोज़ ने बता दिया कि दुनिया में स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा रिटर्न क्यों आते हैं। एक तो ये चीज़ समझा दी। लोग ज़्यादातर दूसरे को कन्विंस करने के लिए ना बताते हैं कि भाई ये देखो ये पिछले 25 साल हैं, इस चीज़ ने इतना रिटर्न दिया, इसने इतना रिटर्न दिया, इसने इतना रिटर्न दिया, और कहते हैं ये बेस्ट एसेट क्लास है। ये भी ठीक है, ये भी एक अच्छा होता है, डेटा की भी इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन जब कोई बंदा वो काम करने जा रहा है, उसको उसके पीछे की लॉजिक भी पता होनी चाहिए ना कि ये हुआ क्यों है। और इसका रीज़न होता है कि भाई स्टॉक मार्केट में आप टॉप बिजनेसमैन के साथ बन गए पार्टनर। अब वो जो हैं, जो भी चीज़ होगी उसके हिसाब से अपना बिजनेस एडजस्ट कर लेंगे। सही है, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होंगे वो अपनी प्राइस बढ़ा देंगे। बहुत सारी कंपनी ऐसी चीज़ें बनाती हैं जिनकी अगर लेट से कॉस्ट बढ़ती है तो वो प्राइस भी बढ़ा सकते हैं। प्राइसिंग पावर कहते हैं इसको। तो कोई भी डेड एसेट, गोल्ड हो या प्रॉपर्टी हो, प्लॉट हो, वो एक ह्यूमन माइंड को बीट नहीं कर सकती कभी भी। जो उस मुल्क के जो टॉप बिजनेसमैन हैं, वो अपने आप की पूरी उनकी जो है एक टीम होती है, सारी चीज़ें होती हैं, तो वो उसको कभी भी बीट नहीं कर सकती। आप इसकी एग्जांपल इस तरह से ले, दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोग निकाल लें, टॉप 10, कोई भी प्रॉपर्टी से नहीं है। नहीं, प्रॉपर्टी से कोई भी नहीं है। नहीं, हालांकि बाहर तो मॉर्गेज भी होता है, उससे जो है प्रॉपर्टी की नहीं, प्रॉपर्टी से टॉप 10 में कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसी एक चीज़ क्रिएट की है जो कि बाकी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो स्टॉक मार्केट के थ्रू आप उनके साथ जुड़ जाते हैं, और वो हमेशा जो है ना उसको बीट करेगा। 100 साल की भी रिसर्च हुई है इस पर। क्रेडिट स्विस ने एक रिसर्च की थी कि 100 साल में रियल रिटर्न किस एसेट क्लास में सबसे ज़्यादा दी है दुनिया में। तो वो कौन सी निकली थी? नंबर 1 स्टॉक्स थे। फिर ऐसे 7वें 8वें नंबर पे जाके रियल एस्टेट आता है, फाइन आर्ट्स और ये सारी चीज़ें उससे ऊपर थी। अच्छा, वैसे जो आप ये बातें कर रहे हो ना, ये हमारे यहाँ डाटे पे बिलीव नहीं किया जाता, एनेक्डोटल एविडेंस होता है। अब कोई बंदा ये पॉडकास्ट सुन रहा होगा, नहीं यार मेरे चाचे ने प्लॉट लिया था और डबल हो गया। बेटा, आपके चाचे के लिए पॉडकास्ट नहीं बन रही, ये पूरी इंसानियत के लिए बन रही है कि एक अक्रॉस लाइंस जो ग्रोथ हो रही है।
इसके बावजूद मुझे ये लगता है, ये मेरी फीलिंग है कि जो मुतलका इदारे हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस चला रहे होते हैं वो बैकवर्ड हैं। बैकवर्ड किस तरह है कि वो पिछले 70 साल में अपनी मार्केट में प्रेजेंस नहीं बना पाए। लाइक जो स्टॉक का टोटल वॉल्यूम है पाकिस्तान में वो तो कुछ भी नहीं रियल एस्टेट की बनस्बत। ये फेलियर क्यों है? ये फेलियर मैंने भी अपने उसमें देखा है। जब मैं भी स्टार्ट कर रहा था ना, पहले मैं बाहर सारे दोस्त वगैरह जब यूनिवर्सिटी में करते होते थे तो वो बताते होते ये सारी बातें कि भाई आप जो है टॉप बिजनेसमैन के साथ जुड़ जाते हैं, आपका अच्छा रिटर्न आता है, SIP करते रहते हैं सब लोग। लेकिन जब मैं वो छुट्टियों में आता था या जब यूनिवर्सिटी ख़त्म करके आया तो मेरे अब्बू कहते होते थे मैं तो जिसको भी जानता हूँ उसका नुकसान हुआ है। हाँ, तो वो एक पूरी एक जर्नी थी कि उधर लोग कुछ कह रहे हैं, इधर कुछ कह रहे हैं। तो मैंने सारा ये चेक भी किया कि ये क्यों होता है। और इसकी दो वजह, यहाँ के जो लोग पिछले स्टॉक मार्केट चला रहे थे ना, उन्होंने ये चीज़ समझी ही नहीं कि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना तो आप बिजनेसमैन के साथ पार्टनर बनते हैं। और अगर आप अच्छे बिजनेसमैन के साथ पार्टनर बन जाएंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। वो इसी चीज़ पर रिलाई करते रहते हैं कि कोई न्यूज़ आ रही है, सट्टा खेलते हैं। हाँ, कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन आएगी 1 महीने में तो हम जो है ख़रीद लेते हैं पहले। अब जो थोड़े लोग उनसे ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं उनको पहले बता देते हैं। वो जो बेचारा रिटेल इन्वेस्टर होता है वो जब अनाउंसमेंट आने वाली होती है, उसकी मंजी बढ़ गया होता है, वो आखिर में आ जाता है। नहीं, हर्षद मेहता स्टाइल कर रहे हाँ, हैं बिल्कुल बेसिकली, कह सकते हैं। इनसाइडर इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे खेल रहे हैं। अब मेरी पिछले 5-7 साल की जर्नी है। आज भी हम लोग ना यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं कंपनीज़ के बारे में। हाँ, लोग उसको देख के कहते हैं कि इतनी डिटेल में तो आज तक हमने देखा ही नहीं। मैंने आपकी कुछ वीडियोस देखी थी जो आपने कंपनीज के बिजनेस पैटर्न्स डिस्कस किए थे, और मैं सोचा था कि शायद आप पाकिस्तान में वाहिद हो पागल जो इस तरह लगा हुआ है, हर कोई यहाँ टिप का वेट कर रहा होता बिल्कुल। है। तो मेरे ख्याल से जो अप्रोच था ना इन सब का वो गलत था। नहीं, तो जो रेगुलेटरी बॉडी होती है वो बहुत कुछ कंट्रोल डिटरमिन करती है। एक तो ब्रोकर की ख्वाहिश होती है कि बस मैं डबल कर जाऊँ पैसे, ये तो हर ब्रोकर की ख्वाहिश होती है। हम भी प्रॉपर्टी में थे, हमारी भी ख्वाहिश थी क्लाइंट को प्लॉट लेके दिया सवेरे डबल हो जाए। जो हमारे ऊपर रेगुलेटरी बॉडी होती है, रियल एस्टेट में तो कोई भी नहीं थी, लेकिन आपके ऊपर रेगुलेटरी बॉडी है, वो प्रोग्रेसिव नहीं लगती मुझे। ये इनके सारे जो रिफॉर्म्स हैं ना ये हुए हैं 2008 और 11 के बीच में। उससे पहले तो कहते हैं कि रिकॉर्ड भी इतना सही नहीं होता था कि किसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं। लेकिन अब बड़ा अच्छा डेटा है, सारी चीज़ें जो है NCCPL और CDC जो है तो एक स्कैम फ्री भी एक आप कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है ना, उसमें आपने 100 शेयर लिए हैं उसकी पूरी एक लिस्ट बनी होती है। ये नहीं होगा कि कल को आप जाएंगे और कहेंगे वो ये तो आपका रिकॉर्ड में आ ही नहीं रहा, जैसे प्रॉपर्टी में हो जाता है कभी कभी। तो ये जो रिफॉर्म्स आए हैं ना इनको भी 10-15 साल हुए हैं। उससे पहले जो है इतनी अच्छी रेगुलेशन नहीं होती थी। अभी आप कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि रेगुलेशन शायद थोड़ी वीक है। कंपनी जो है देर से अनाउंसमेंट करती है, कोई मटेरियल इन्फॉर्मेशन से, लेकिन ये दुनिया में होता है। ये आपको समझना होगा कि जो सारे बिजनेस ओनर्स होते हैं ना ये कहीं ना कहीं थोड़े बहुत लूपहोल्स चलता है। हाँ, लूपहोल्स। अब एक बुक है फाइनेंशियल शेनैनिगन्स, ये मैंने पढ़ी, ये पूरी अमेरिका पे लिखी हुई है। वो पूरा बताता है कि किस तरीके से बिजनेस जो है ना अकाउंट्स को मैनिपुलेट करके अपनी अर्निंग्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं। हाँ, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में भी लूप होल्स होते हैं, थोड़ा बहुत जो है ना वो हर जगह चलता नहीं, है। हमने देखा है जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था उसमें जो अक्रेडिटेशन एजेंसी थी उन्होंने फर्जी दी हुई थी बड़े बड़े बैंक्स को, और उससे इतना बड़ा कोलैप्स हुआ। वो तो बड़ा वैसे खौफनाक था वो टाइम कि यार सारे इंस्टीट्यूशंस आपस में मिलके हमारा ही काट रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो वो एक फियर तो होता है छोटे इन्वेस्टर को। और मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक्स के अंदर क्योंकि जो आपका इन्वेस्टर होता है, जैसे प्रॉपर्टी के अंदर हमारा इन्वेस्टर होता है करोड़ पे है, 50 लाख है, वो डज बर्दाश्त कर लेता है। पर जिसकी कुल कायनात 2 लाख है, 3 लाख है, वो तो बिल्कुल दिवालिया हो जाता है। मैं ये कहना चाहता कि जो रेगुलेटरी बॉडी है क्या वो आप जैसे लोगों को जो प्रोग्रेसिव है उनको ओन करती है? देखिए रेगुलेटरी बॉडीज़ इसमें हैं, मतलब कि आपके लाइसेंसेस भी होते हैं हर तरह के। ब्रोकरेज हाउसेस जो ऑपरेट करते हैं वो आपको बताएंगे कि हर तरह का नोटिस भी आता है, हर ट्रांजैक्शन जो है वो रेगुलेटेड है। लेकिन ना इधर पाकिस्तान में लोगों की भी गलती है। लोग पता ही क्या करते हैं, कंज्यूमर की या ब्रोकर की? कंज्यूमर की भी है, ब्रोकर की भी है। कंज्यूमर की इस तरह से है कि भाई सबको पता है कि पाकिस्तान में आप जो शेयर है ना बगैर ब्रोकरेज हाउस के नहीं खरीद सकते। ठीक है, यानी कि अगर आपने शेयर लेने हैं ना 5 लाख रुपए के, तो आपको एक ब्रोकरेज हाउस के नाम का चेक देना होगा, फिर वो उन पैसों से जो है ना आपके लिए शेयर्स खरीदेगा। आप तो डायरेक्ट नहीं खरीद सकते अपने अकाउंट के थ्रू? नहीं, ब्रोकरेज हाउस में अकाउंट खुलवाना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। तो लोग जो है किसी जानने वाले को या किसी से अभी रब्ता हुआ उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया कि तुम मुझे शेयर लेके दे दो। तो आपने कभी किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने ही नहीं है। आप सिर्फ पाकिस्तान में 3 इदारे होते हैं, 3 टाइप ऑफ लाइसेंसेज हैं जो आपके पैसे के कस्टोडियन बन सकते हैं। ठीक है। बाकी जितने भी लोग हैं ना वो सिर्फ फीस लेंगे। पहला होता है बैंक, यानी कि आप बैंक में पैसे रखवा सकते हैं, वो आपको कल को वापस करेगा, उसको कस्टडी रखने का लाइसेंस है उसको। ये वो लोग हैं जो पब्लिक डिपॉजिट सीकिंग कर सकते हैं SECP के मुताबिक। हाँ बिल्कुल। सेकंड है ब्रोकरेज हाउस,
वो भी एक तरह से आप कह सकते हैं इंटरमीडियरी है, पहले आप उसको पैसे देते हैं, फिर उस पैसों से आप लोग जो है शेयर्स खरीद लेते वो सिर्फ होल्ड करता है पैसा हैं। हाँ, आपका, होल्ड करते हैं, इंस्टेंटेनियसली शेयर ट्रांसफर करता है बिल्कुल। एक्चुअली। और थर्ड होता है AMC, जिसको म्यूचुअल फंड कहते हैं लोग। हाँ बस इन 3 के अलावा जो है कोई भी कंपनी जो आपसे पैसे नहीं ले सकती, ठीक है। कस्टडी बन ही नहीं सकती आपकी। तो ये लोगों को ना खुद भी ध्यान रखना होगा। लोग जो है किसी जानने वाले के पर्सनल अकाउंट में पैसे दे देते हैं कि ये मेरे लिए शेयर्स खरीदेगा, लोग वो तो भी लेके भाग जाते हैं। डायरेक्टली बाइनमो के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहे होते हैं। हाँ, मैं तो अब हैरान हूँ कितनी ऐप्स हैं ऑनलाइन जहाँ पे लोग अपने पैसे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एज होल्डिंग, जिनकी पाकिस्तान में कोई वजूद ही नहीं होता, फिर उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। वैसे हर साल कोई 10 अरब रुपए के स्कैम होते हैं पाकिस्तान में एवरेज। मेरा ख्याल है हमने को पिछले 6 महीने में वीडियोज़ ही कुछ 35-40 अरब की बना ली हैं। हाँ, मजाक नहीं अब कर देखो रहा। पाकिस्तान इतना गरीब मुल्क है और 100 मिलियन डॉलर से ज़्यादा आप ज़ाया कर रहे हो हर साल। नहीं, हमारी हुकूमत गरीब है, लोग नहीं गरीब, लोग गरीब लोग बहुत अमीर हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अगर स्कैम से लोगों ने बचना है ना, तो एक तो पहला हो गया कि आपने SCCP रजिस्टर्ड चीज़ों से हाँ। डील करना है। क्योंकि अगर कोई और मुल्क में किसी की रजिस्ट्रेशन है ना, उसने अपनी वेबसाइट भले लगाई हुई है, आप कैसे परसू करोगे उसको? आप उस मुल्क में जाके कैसे कंप्लेन फाइल करोगे? तो एक तो SCCP का लाइसेंस चेक करें, और दूसरा चेक भी करें कि वो ठीक है कि नहीं। बहुत सारे लोगों ने फेक भी लगाया होता है। उसका स्टेटस भी मिल जाता है हाँ, SCCP की वेबसाइट हाँ, पे क्या है। बिल्कुल। तो पाकिस्तान में अगर SCCP में रजिस्टर्ड कंपनी होगी तो फिर ही आप उससे डील करें। अच्छा, बाय द वे मैं तेरे बात ऐड करना चाहूँगा कि बाकी इदारों का मुझे आइडिया है कि वो काफ़ी बुरे। SCCP की रजिस्ट्रेशन लेना इतना आसान नहीं होता, और वो एज अ इदारा ज़रा काम बेहतर कर लेता है। बिल्कुल। सॉरी। दूसरा है 2% रूल। 2% रूल ये है कि ज़्यादातर जो स्कैम्स होते हैं ना, उसकी बुनियाद होती है कि हम आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देंगे। सही है। अब लोग इधर पाकिस्तान में जैसे थोड़े कम पैसे होते हैं ना, लालच में आ जाते हैं। वो आपसे एक तो पहले ना आपको एनुअल रिटर्न नहीं बताएंगे, वो कहे कि महीने का 5% मिलेगा, ताकि लोग सोचते हैं कि हाँ चलो 5% की बात करें, हो सकता है हो जाए। 5% महीने का मतलब होता है 70% साल का। दुनिया के टॉप इन्वेस्टर भी निकाल के देख लेना, किसी ने आज तक जो है ना लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 25% ज़्यादा रिटर्न नहीं कमाया एक साल में। नामुमकिन। मतलब वो फाइनेंशियल सारी चीज़ें जो चल रही है ना दुनिया में, उसमें वो बैठता ही नहीं है 5% पर मंथ। नहीं, एक दफ़ा वॉरेन बफेट भी हैरान हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। एक दफ़ा एक औरत आई वॉरेन बफेट के पास, कहती है कि ना मैंने क्रेडिट कार्ड पे लोन लिया हुआ है 25% पे, अच्छा, यानी कि मैं जो भी उसका अमाउंट होती है ना उसमें मैं 25% देती हूँ। तो कहती है मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं ना 50% कमाऊँ ताकि फिर मैं ये 25% तो कहता है कि 25% रिटर्न तो मेरे से भी ज़्यादा है। तो मैं ना पहले तुम्हारी क्रेडिट हिस्ट्री थोड़ी सी चेक करता हूँ कि तुम्हारे अंदर एबिलिटी है पे बैक करने की। अगर हुई ना तो मैं तुम्हें दे दूंगा पैसे, मैं तुम्हें और तुम पैसे मुझे दे दूंगा। 25% देते रहना। तो इस तरह की ना आप चीज़ें समझें। और फाइनेंशियल रियलिटीज़ ये हैं कि महीने का 2% से ज़्यादा नहीं आ सकता, नामुमकिन होता है। नामुमकिन होता है। तो अगर कोई आपसे ये क्लेम कर रहा है ना, तो वो 90% 95% चांस है कि वो कोई स्कैम कर रहा है। वो असल में आपसे पैसे लेता है, फिर वो किसी और को जाके वो मैसेज देता है, उससे पैसे लेता है, उससे थोड़े से पैसे मिलते हैं, आपको 1-2 महीने दे देता है रिटर्न, ताकि आप और पैसे डालो। फिर आप और पैसे डालते हैं तो फिर वो लेके सारे भाग जाते हैं। एक बहुत बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी है पाकिस्तान की, बहुत मशहूर है। मैं ऑफ कैमरा बता दूंगा, मैं ऑन कैमरा इसलिए नहीं बता रहा कि उन पे स्टोरी बना रहे हैं, अभी मैं ब्रेक नहीं करना चाहता। सही है। तो वो अपने प्रोजेक्ट्स का पर मंथ रेंट दे रहे थे जो बने हुए नहीं थे। तो उनको हमने भी कहा कि ये हो ही नहीं सकता, बस मैथमेटिकली फीजिबल नहीं है। आपका कितना परसेंट दे देते? साल का 40% बन रहा था। अच्छा, ठीक है। मैं कहा ये पॉसिबल ही नहीं है। कहता है 40% तो मसला ही कोई है। मैं कहा मेरे भाई एक चीज़ बनी नहीं है, एक उस पर रेंट देना हराम होता है, लेकिन दूसरा कहते हैं ये मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, तुम 6 महीने ज़्यादा नहीं दे पाओगे। 6 महीने बाद डिफ़ॉल्ट कर गए। लेकिन वो कंपनी इतनी बड़ी है कि उन्होंने मैनेज कर लिया, लोगों को थमा दिया। लेकिन लगभग उनके इस वक्त सिर्फ नॉर्दर्न जोन के 850 विक्टिम हैं जिनके 14 अरब रुपये का स्कैम है। ठीक है। लेकिन उसके बावजूद वो कंपनी ऑपरेट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लोग उनको मज़ीद पैसे दे जा रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम जो मैंने देखी है, और ये आपको ही फेस करनी होती है, कि कोई इदारा फ्रॉड करेगा, स्कैम करेगा, कोई कंपनी अपने स्टॉक्स में भी घोटाला करेगी, लेकिन वो इतनी PR और एडवर्टाइजमेंट में पैसे खर्च करेगी वो कहानी दब जाएगी। तो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन बंदे तक पहुंच नहीं सकती। ये चीज़ आपको स्टॉक मार्केट में नज़र आती है होते हुए? नहीं देखा, स्टॉक मार्केट में जो है ना सारी चीज़ें काफ़ी रेगुलेटेड है। अनलेस आप कोई किसी और बंदे को पैसे देंगे ना, वो मसला है। जब आपने ब्रोकर को अकाउंट में पैसे जमा कराए, और इसका एक और सेफ्टी का तरीका ये होता है कि CDC का सब अकाउंट होता है हर ब्रोकर में। ठीक है। आप जैसे ही आपके शेयर्स जो है आपको मिल गए ना, 2 दिन बाद सेटलमेंट हो जाती है, आप उसको अपने CDC इन्वेस्टर अकाउंट में ले जाएं। CDC की जो पूरी हुकूमत का एक इदारा है, लाहौर में भी ऑफिस है, कराची में भी ऑफिस है, ऑनलाइन भी अकाउंट खुल जाता है। तो अगर आपको शक हो भी रहा है कि लेट से आपका ब्रोकर जो आपके शेयर्स बेच देगा, पैसे लेके चला जाएगा, जिस दिन वो शेयर सेटल हों, पहले तो टॉप ब्रोकर से जो है वो डील करें, जो छोटे ब्रोकर हैं उनसे ना डील करें, और जिस दिन वो सेटल हो ना उसको CDC इन्वेस्टर अकाउंट में ट्रांसफ़र करें। ठीक है। अब जब वो CDC इन्वेस्टर अकाउंट में चला गया ना, अब आपका कोई लेना देना नहीं है उससे।
अब आपके पास सिर्फ कंपनी के शेयर्स हैं। ब्रोकर से कोई लेना देना नहीं। हाँ, फिर जब तक वो आप ट्रांसफ़र नहीं करेंगे ना उसको, वो वहीं रहेंगे। ठीक है। तो अगर किसी ने एक एक्स्ट्रा केयरफुल स्टेप लेना है, और मैं नहीं, सबको मेरा ख्याल है recommend करता हूँ, सबको यही लेना करना चाहिए, सबको क्यों लेना ना चाहिए। लें भाई। देखिए ना, आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराते हैं तो आप ट्रांसफर लेटर खुद लेते हैं, डीलर के पास तो नहीं छोड़ते। हाँ, वो तो भैया ट्रांसफर लेटर लें अपना। बिल्कुल 2 दिन के अंदर जो है आप जो भी शेयर्स खरीदते हैं ना, आपके अकाउंट में आ जाते हैं। आप उनसे कहें कि ये जो है ना, आप ये मेरा CDC इन्वेस्टर अकाउंट है, आप इसमें ट्रांसफ़र कर। फिर वो जो है, आप जब तक उसको अप्रूवल नहीं देंगे ना, वो वहाँ से हिलेंगे नहीं। फिर आपके साथ कोई स्कैम हो ही नहीं सकता। अच्छा, एक सवाल है, स्टूपिड सवाल है, आज जो आप देना चाहो दे सकते हो, नहीं देना दे दो। सबसे बड़ा ट्रेड आपकी ज़िंदगी का क्या हुआ है? मेरा जो सबसे पहला ट्रेड था ना, उसकी कहानी ज़रा हमेशा याद रहती है। अच्छा। चलें एक और सबसे पहला जो ट्रेड था वो 2019 में, जब सारी नॉलेज हासिल कर ली ना। अच्छा, ज़्यादातर लोग पहले वो अकाउंट खोलते हैं, थोड़ी टेस्टिंग करते हैं, फिर सीखते हैं। मैंने कहा नहीं, क्योंकि वो सारे अब्बू भी इस तरह बताते होते हैं ना कि सबका लॉस हुआ है। मैंने कहा नहीं, पहले सीख लेते हैं फिर शुरू करें। तो सबसे पहली चीज़ मैंने ख़रीदी थी कोहार्ट सीमेंट के शेयर। तो 2019 में ना प्राइस वॉर चल रही थी, यानी कि जो बैग तकरीबन 500 रुपये का ही बनता होता था कॉस्ट, और 500 का ही बिक रहा था। कॉस्ट टू कॉस्ट जा रहा था। अब तो 1300-1400 की बोरी हो गई है। तो देखा कि 1 मिलियन टन का जो प्लांट होता है ना, उस वक्त जो है तकरीबन 160 का डॉलर होता था। तो 10 अरब रुपए का लगता है। ठीक है। सही है। और सारी कंपनीज खोल के देखी, कुछ पे थोड़े कर्जे चढ़े हुए थे क्योंकि प्राइस वॉर चल रही थी, लॉसेस हो रहे थे। इस कंपनी पे कोई कर्जा नहीं था, कोहार्ट पे। हाँ, कोहार्ट ने जो है ना कभी इतना ज़्यादा लोन नहीं लिया, थोड़ा बहुत लेते हैं और उसको पे ऑफ कर देते तो हैं। ये कोहार्ट के बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो है। तो अब जब स्टॉक मार्केट में, जैसे हमने अभी पहले बात की ना कि P रेशो 2.3 हुआ था, तो जब भी किसी सेक्टर में थोड़े से लॉस हो रहे हों, तो कभी कभी उसकी वैल्यू, अगर लेट से असल में कोई हम सीमेंट का प्लांट खरीदने जाएं और 4 मिलियन टन का प्लांट लगा हुआ है, तो 40 अरब रुपए कोई और बंदा उसको खरीदने जाएगा ना, और अगर लेट से लॉस भी हो रहा होगा, तो कहेगा यार ये तो 40 अरब का लगता है, मैक्सिमम ये मुझे 30 में दे देगा। हाँ। जैसे प्रॉपर्टी में लोग थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस में इस जाए। तरह लेकिन स्टॉक मार्केट में ना इतने छोटे छोटे शेयर्स की ट्रेडिंग हो रही होती है कि कभी कभी लोग ना वो भूल ही जाते हैं कि ये चीज़ असल है ही कितने की। 40 अरब की चीज़ को हम 20 अरब का बेच 40 रहे हैं। अरब की चीज़ जो है मैंने 8 अरब में खरीदी, ओह, क्योंकि प्राइस वॉर चल रही थी और इन पे कोई डेट नहीं थी। 4 मिलियन टन का प्लांट था, इसको कम से कम भी ना, चलो प्राइस वॉर चल रही है तो 20 का होना चाहिए था, लेकिन वो 8 की हुई लेकिन 8 का हुआ था। मैं उस दिन जब अकाउंट खुलवाया ना, 25 लाख रुपए से खुलवाया था। अच्छा, तो मैंने कहा यही ले लो, खरीद लो सारे। 25 लाख के वो शेयर खरीद लिए। हाँ, पहले में जब मैंने ब्रोकर को बोला ना कि भाई मैंने ये वाले शेयर्स खरीदे सारे 25 लाख। उन्होंने सोचा पागल कहाँ से आ हाँ, गया। उसने भी मुझे यही कहा कि सीमेंट पे अभी बुराई आई हुई है, अभी इसको मत छेड़ें, क्योंकि वो भी ज़्यादा ट्रेडिंग करते हैं ना। वो देखते हैं कि पिछले 2 महीने में जिसने भी इसका शेयर लिया वो नीचे आ रहा है। मैंने कहा लेकिन तो डिफरेंस तो देखो, कभी ना कभी। एक तो देखो इस कंपनी पे कर्जा नहीं है, ये जाती गई नहीं। हाँ, जाती गई नहीं है। 2 साल भी आप जो है प्राइस वॉर कर लो, इसको कुछ नहीं होगा। हाँ। फिर 2 साल बाद भी अगर प्राइस वॉर ठीक हुई तो ये फौरन जो है वो आ जाएगा। मैं ये तो समझो अपने ना, 8 अरब से इसने 20 अरब पे तो आना ही है। 20 तो पक्का है। हाँ, स्टॉक मार्केट होती है स्प्रिंग की तरह, हाँ। आप उसको दबा सकते हो, लेकिन एंड में उसने अपनी असल वैल्यू पे जाना ही जाना। स्पेशली अगर कंपनी ठोस है। हाँ, कंप्लीट हो अगर कंपनी ठोस है तो स्प्रिंग ने रिएक्ट करना है, तो फिर क्या बना उसका? तो फिर हुआ ये कि लकीली विद इन 1 ईयर, पहले कोविड आया, 2020 के शुरू में कोविड आया, और फिर जून 2020 में रियल एस्टेट पैकेज अनाउंस हो गया। भाई वो तो छप्पड़ फाड़ हुआ था। हाँ, लेकिन ज़्यादातर अब मैं अपने दोस्तों को भी ये बताता हूँ ना, तो कहते हैं नहीं ये तो रियल एस्टेट का पैकेज आ गया था, इस वजह से तुम्हारा फ़ायदा हो गया। ये शेयर 40 रुपये का था जब खरीदा था, और रियल एस्टेट का पैकेज आने से पहले ही, यानी कि कोविड आने से पहले ही 130 का हो गया था। अब जिस तरह आपने समझाया ना कि एक 40 अरब का, मैं से सब इसको समझे, एक 40 अरब का प्लांट है, वो 40 अरब के प्लांट की वैल्यू होगी 8 अरब। उसने वापस जाना ही जाना है। उसके मटेरियल एसेट हैं भाई। स्पेशली अगर उस कंपनी पे कर्जा नहीं है तो वो कोविड आए ना, उसने ठीक होना ही होना है। बिल्कुल। तो फिर क्या बना उसका इन्वेस्टमेंट? अच्छा, ये सीखा भी किससे था? ये जो एक बुक है सिक्योरिटी एनालिसिस, बेंजामिन ग्राहम की है। ओके। तो उसमें बताया हुआ था कि ग्रेट डिप्रेशन में चीज़ें 100 रुपये की होती थी, 10 रुपये में आ जाती थी, लेकिन कोई बंदा, इतने पुराने एक्सपीरियंस बुरे होते थे, उसको हाथ लगाने को रेडी नहीं होता। तो वो भी कहते थे कि अगर आप कोई भी डीपली अंडर वैल्यूड चीज़ खरीदेंगे ना, 2 से 3 साल मैक्सिमम में उसने अपनी फेयर वैल्यू के करीब आना ही आना है। हाँ। तो फिर ये शेयर जो है पहले 130 पे गया, कोविड में थोड़ा सा नीचे आया, फिर जो है वापस ऊपर चलने लग गया, फिर रियल एस्टेट का पैकेज आ गया, तो 200 रुपये पे 1 साल में 200 का हो गया। अब 40 से 200। सवाल तो बुरा लगता है, तो मेरे भाई ने कितने का बेचा? मैंने थोड़े से जो है 150 के आसपास बेचे थे। अच्छा। फिर ज़्यादा 90% जो शेयर थे ना, वो 200 के अराउंड बेचे। फिर दूसरी FBR सुन लीजिए, देख नहीं, ये ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। बहुत पैसा कमा रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, तो खुशाइन बात है। सबसे खुशाइन बात ये है कि इसके अंदर क्विक मनी नहीं था, रिटर्न क्विक नहीं था। बड़े एक रीजनेबल 2 साल के टाइम में आपने अच्छा प्रॉफिट कमाया बेस्ड ऑन एन एजुकेटेड गेस। ठीक है। और इस तरह की चीज़ें क्या स्टॉक मार्केट में हर वक्त अवेलेबल होती हैं? कुछ ना कुछ ज़रूर होता है।
कुछ ना कुछ तो होगा जो बिला वजह अंडर वैल्यूड हाँ, है, बिल्कुल। कंपनी स्ट्रेंथ मौजूद है, उसने बाउंस बैक करना है। लेकिन किसी ना किसी इंडस्ट्री में तो थोड़ा पड़ा हालात ही खराब होगा। चल रहे होते हैं ना, जैसे आजकल जैसे स्टील की बात की, अब इसका ये मतलब नहीं है कि स्टील बहुत अच्छा है, बट उधर हालात चल रहे हैं तो आप उधर देख सकते हैं। अच्छा, ये मेरी जो जर्नी थी ना, ज़्यादातर लोग जैसे यूनिवर्सिटी में मेरे साथ भी दोस्त होते थे, उन्होंने आके ब्रोकरेज हाउस में सीखने कहा कि हम पहले सीखेंगे फिर जो है खुद करेंगे। तो लेकिन मैंने फैसला किया मैंने खुद सीखना है, और उसके पीछे रीज़न ये थी कि अगर आप किसी इंस्टीट्यूशन में जॉब करते हैं ना, वो आपको मैक्सिमम 1 से 2 सेक्टर अलॉट कर देंगे, आपने 4-5 साल वही करना है। लेकिन मैंने जो किताबें पढ़ी ना, उसमें सिखाया गया कि अगर आपकी नॉलेज ब्रॉड होगी, यानी कि आप अगर 10 सेक्टर हैं और आप 9 को समझते हैं, तो ये जो मिस्ड प्राइस्ड कंपनीज होती हैं जो कि अपनी वैल्यू से कम पे चल रही होती हैं, उसको ढूंढने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जाहिर है आपका फील्ड बड़ी होगी ना। जितना ज़्यादा आपका वो होगा, लेट से आप 200 कंपनीज को समझते हो, तो आप जो है ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप कोई डीपली अंडर वैल्यूड चीज़ निकाल लें। वैसे कितनी कंपनीज इस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है? लिस्टेड ज़्यादा हैं, लेकिन उसकी वजह यह है कि अयूब खान के टाइम पे ना कहा गया कि टेक्सटाइल मिल जो लगाएगा उसको हुकूमत कर्जा देगी, ठीक है, मेरे ख्याल से फ्री या फिर शायद मिनिमम इंटरेस्ट बहुत ही मतलब अट्रैक्टिव टर्म्स पे। लेकिन उसकी कंडीशन थी कि आपने ना लिस्टिंग करनी है। तो पाकिस्तान में कोई 600-700 कंपनीज होती थी पहले लिस्टेड, लेकिन वो उसमें से जो है ना 30-40% ऐसी होती थी कि जिन्होंने सिर्फ वो कर्जा लेने के लिए जो है ना अपनी लिस्टिंग टेक्सटाइल की कंपनी लिस्टेड हुई थी, और वो बहुत ज़्यादातर जो है डिफ़ॉल्ट में चली गई। तो अगर आप इस टाइप की कंपनीज को हटा दें तो फिर भी 200 से 300 अच्छी कंपनीज हैं पाकिस्तान जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं सेफली। बिल्कुल सेफली। और जिसको टॉप वो- 70 में चले जाएँ तो बहुत अच्छी कंपनीज मिल जाएंगी आपको, जिनके सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी अच्छे हैं, सारी चीज़ें ठीक हैं। तो ये मतलब गुड नंबर ऑफ कंपनीज हैं। यही अगर आप यूएई टाइप पे देखें ना, उधर भी मेरे ख्याल से 100 कंपनीज भी नहीं हैं। नहीं, वैसे ये 200 कंपनी का डाटा एनालाइज करना तो इतना मुश्किल नहीं होगा। मुझे लगा था कि 2000 कंपनीज हैं कि डाटा एनालिसिस करना मुश्किल होगा, तो ज़्यादा लोग ये क्यों नहीं करें? लाइक 200 कंपनी का डाटा एनालिसिस करना हो तो आपके 6-7-8 महीने लग जाते हैं, तो ज़्यादा लोग क्यों नहीं ये काम करें जो आप कर रहे हैं? देखिए, एक होता है डेटा एनालिसिस, और ज़्यादातर लोग ना इसी पे इन्वेस्टिंग करते हैं। अब टूल्स भी इतने अच्छे आ गए हैं दुनिया में, वो जाते हैं वेबसाइट पे फ़िल्टर लगाते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकाल लिया, नेट प्रॉफिट मार्जिन निकाल लिया, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट निकाल ली। बट ये जो सारे नंबर्स हैं, दे आर रिजल्ट ऑफ द बिजनेस, ये फ्यूचर नहीं बताते आपको। अब ये पता होना कि सीमेंट का प्लांट कितने का आता है, एक प्लांट है वो बोरी पे 200 रुपये का प्रॉफिट करता है, एक प्लांट है जो 150 रुपये का फ़र्क, इसमें फ़र्क क्या है? 50 रुपये का फ़र्क क्यों पड़ रहा है? क्या उनकी लाइन ज़्यादा एफिशिएंट है? क्या वो 1 टन जो सीमेंट बनाने के लिए कम कोयला इस्तेमाल करते हैं? क्या उन पे लोन है, वो डेट सर्विसिंग कर डेट रहे हैं सर्विसिंग हो 50 सकती रुपये है, से? बिजली बनानी बड़ी ज़रूरी होती है, बिजली उन्होंने कोल का पावर प्लांट लगाया हुआ है या वो ग्रिड इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो अंडरस्टैंड द बिजनेस लाइक ओनर्स है ना, कि आप उसके ओनर के साथ बैठ के ना वो बातें करो जो वो लोग करते हैं, यानी कि ये नहीं कि शेयर जो ऊपर नीचे जा रहा है। जब आप स्टॉक खरीद रहे हो तो आप बिजनेस का मालिक बन रहे हो, बिल्कुल। तो मालिक बन के सोचो कि भाई मेरी असेंबली लाइन क्यों नहीं ऑपरेट हो रही सही, मैं प्रॉफिट कम क्यों कमा रहा हूँ, ज़्यादा कैसे कमाऊँगा, इस तरह देखो। हाँ, मतलब हमारे खुद के एक्सपीरियंस में भी हमने जब अपना स्टार्ट किया ना, इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास एक हम लोग कराते हैं, उसमें लोगों को बड़ी कन्विक्शन आती है, समझ आता है। तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमने पहले जो किए थे ना, उस सब में हमें ये डेटा एनालिसिस करनी सिखा दी कि ये कंपनी है, इसका प्रॉफिट इतना % बढ़ रहा है, ये हो रहा है, कह रहा है। लेकिन जो बैक एंड पे चीज़ें हैं ना, जो कि आपको फ्यूचर में बताएंगी कौन ज़्यादा रिटर्न देगा, वो हमने आपसे सीखी। मतलब बैंकिंग सेक्टर को मैं एक दिन लगा के भी एनालाइज कर सकता हूँ, जिसमें मैं सारे उसके नंबर देख लूँगा, लेकिन उसको समझने के लिए करंट अकाउंट डिपॉजिट कैसे आता है, OMOs क्या होते हैं, उसको समझने में महीनों लगते हैं। तो ये जो पूरी कन्विक्शन होती है ना, जिससे आप जो है फिर अपनी अच्छी % ऑफ सेविंग्स कंपाउंडिंग पे लगाते हैं, ये तभी आती है जब आप बिज़नेस को ओनर्स की तरह अंडरस्टैंड करेंगे। इसके अंदर क्या कहते हैं, अभी जो आप स्टूडेंट्स को क्लासेस वगैरह करवा रहे हैं, इसमें नंबर 1 हर्डल क्या आता है? मतलब जो आपका स्टूडेंट आता है उसके दिमाग में नंबर 1 स्टम्बलिंग ब्लॉक क्या होता है? नहीं, हमारे एक्सपीरियंस में तो हमने 300-400 करा दिए। माशाल्लाह। बैच में भी हमारे 100 और लोग हैं। हमने तो बहुत कम जो है ना, क्योंकि हमारा पॉलिसी होती है 10 दिन में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ ना आए ना तो फ्री 100% रिफ़ंड। तो हमारा तो आई थिंक रिफ़ंड का रेट कोई लेस देन 2%। नहीं, जो आपके पास नया बच्चा आता है वो उसको वो होता है ना कि आप कोई चीज़ कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपका कोई मकसद होता है उसके पीछे, तो मेजॉरिटी का मकसद क्या होता है? जल्दी पैसे कमाना, क्विक टर्न अराउंड करना, तो फिर आप उसको किस तरह हैंडल करते हैं? नहीं, हम लोग तो और शुरू में ही सबको कहते हैं कि भाई लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करनी है। ठीक है, इसकी एग्जांपल इस तरीके से ले लेते हैं, लेट से अगर आपके पास आज 10 लाख रुपए, सही है, तो जो एवरेज स्टॉक मार्केट का रिटर्न है ना, हम लोग तो अपने उसमें इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में अच्छी कंपनी कैसे ढूंढनी है,
जिसका ज़्यादा रिटर्न होता है वो भी सब सिखाते हैं। लेकिन अगर आप आज 10 लाख रुपए से भी जो है अपनी कंपाउंडिंग स्टार्ट करते हैं और इसमें कोई मज़ीद इन्वेस्टमेंट नहीं करते, हर 4 साल में पैसे डबल हो जाते हैं। तो आप सोचें कि आप लेट से 20 साल बाद रिटायर होने वाले हैं, ठीक है, तो आपके 5 दफ़ा पैसे डबल होंगे। पहले 20 होंगे, फिर 40 होंगे, फिर 80 होंगे, फिर 1 60 होगा, फिर 3 20 होगा। कंपाउंडिंग ग्रोथ होती है। ये चीज़ हम लोग सिखाते हैं। और यही चीज़ अगर आप लेट से हर 4 साल के बजाय 3 साल पे डबल करने लग जाए, यानी कि आपने कोई अच्छी कंपनी ढूंढ ली जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग से आएगी, सारी चीज़ों से आएगी, तो फिर आपके 20 साल में 7 दफ़ा पैसे डबल होंगे, 2 दफ़ा एडिशनल डबल होंगे। इंसेन है। तो फिर वो 1 60 के बजाय जो है वो 6 40 हो जाएंगे। यानी कि मेरी पहली नौकरी लगी 25 पे, 20 साल लगा लें बनता है 45। मैंने अपनी जो मंथली सेविंग्स हैं वो यहाँ पर डालना शुरू कर दी। ये तो फिर एक इंसेन किस्म की बचत हो जाती है। इसको अगर आप इस तरीके से देखें ना कि अभी तो हमने 10 लाख की एग्जांपल दी, अगर हर बंदा 25,000 रुपये हर महीने सेव कर ले, लेट से आज उसकी उम्र 25 साल है, हर साल उसकी सैलरी बढ़ती है 10%, वो भी इसको 10% बढ़ा दे, दूसरे साल में 27,500, ठीक है। अब जब वो 50 साल की उम्र में, वैसे तो लोग रिटायर नहीं होते, लेकिन यहाँ पे तो मरते दम तक चलें, अगर 50 मतलब अगर वो 25 साल इन्वेस्टिंग करेगा ना, हर महीने 25,000 डालेगा, दूसरे साल में उसको थोड़ा सा बढ़ा देगा, और जो स्टॉक मार्केट का एवरेज रिटर्न है 18% वाला, तो ये जो टोटल पैसे हैं ना, ये 25 करोड़ हो जाएंगे। यानी आप कह रहे हैं कि अपनी तनख्वाह का 25,000 एक एवरेज लेट से बंदा बचाना शुरू करता है। और ये भी मैं बता दूँ, स्टॉक कभी भी मूव हो सकता है। लाइक इट इज़ नॉट रियल एस्टेट की तरह कि अभी मार्केट ठंडी है तो मूव नहीं होगा। ये लिटरली लिक्विडेट। इस तरह से हम लोग समझाते हैं कि जब आप कोई शेयर खरीदते हैं ना, तो उस शेयर को नहीं पता चल गया कि आपने खरीद लिया, अब मैंने ऊपर जाना है। बट लिक्विडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स फेयरली इजी टू लिक्विडेट इमीडिएटली अगर, और आपको सारा नहीं करना पड़ता। लाइक आपने प्लॉट ले लिया 5 करोड़ का, सही है, अब आपको सारा ही बेचना है, आप यहाँ पे थोड़े थोड़े करके, तो आपकी नीड्स ही मीट होती हैं। तो 25 साल के ऊपर बाय टाइम 25 करोड़ पे, हाँ, मतलब इसका पास अगर आप 25 साल पे 18% पे कंपाउंडिंग करेंगे ना, जो कि एवरेज रिटर्न है इंडेक्स का, एवरेज कंपनी का, कोई बड़ा छक्का नहीं लगा। हाँ, कोई बड़ा छक्का नहीं है इसमें। ऐसे 25 साल में तो लग ही जाता है छक्का। हाँ, लगता है। और हर साल उसको 10% बढ़ा दें सिर्फ, जो आप हर महीने डाल रहे हैं, तो जितने भी हज़ार होंगे ना, वो उतने करोड़ बन जाते हैं। ये कंपाउंडिंग है। अब वॉरेन बफे जो है ना, वो उसकी 99% ऑफ द वेल्थ जो है वो दैट केम आफ्टर एज ऑफ 50, क्योंकि जब बड़ा नंबर डबल होता है, फिर उससे डबल होता है, तो वो अमाउंट बहुत बड़ी बन जाती है। ज़ाहिर है अगर मैं 50 साल का, मेरे पास 25 करोड़ है और 3 साल में वो डबल होना है, तो 50 करोड़ है, ठीक है, तो वो काफ़ी अपसर्ड बनता जाता है। इनफैक्ट बाय द टाइम मैं 50 लेट्स से 60 होऊंगा, मेरे पास 1.5 अरब रुपया होगा। अच्छा, इसमें लोग ये भी सोच रहे होंगे कि भाई हम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, दूसरी चीज़ें भी तो होती हैं, उसमें भी तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उस पर भी वो सेकंड पोर्शन है। मैं चाहता हूँ कि बेसिकली इनिशियली हम जितने भी स्टॉक रिलेटेड हमारे पास सवाल आते थे, एंगल्स आते थे, वो सारे कवर कर लें। कंपैरिजन तो हम करेंगे। उसकी वजह ये है बिकॉज पिछले 2 साल में स्टॉक्स की ग्रोथ के बावजूद गोल्ड में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट हुई है। गोल्ड की बहुत ग्रोथ हुई है, और जब हम गोल्ड का 100 साल चार्ट देखते हैं तो वो भी बेहुदा प्रॉफिट देके जाता है। यहाँ पे लोग गोल्ड इसलिए कम लेते हैं कि उस पर ज़कात देना पड़ता है, उस पर फतवा बड़ा क्लियर है। स्टॉक में फिर चलो हम कहते हैं जी वो होल्डिंग एसेट है, अभी बेचा नहीं है तो ये नहीं है तो कहानी चल जाती है। लेकिन स्टॉक वर्सेस गोल्ड के कंपैरिजन में गोल्ड सेफर बेट है। नहीं, अब देखें शॉर्ट टर्म में, जैसे आजकल जब ये ना गोल्ड की सारी रैली शुरू हुई है, जब रशियन सैंक्शन शुरू हुए, इस तरह ही है। दुनिया में अमेरिका ने दिखाया कि मैंने जो फाइनेंशियल सिस्टम बनाया है ना, उसमें से मैं किसी को भी निकाल के बाहर फेंक सकता हूँ। तो रशिया अलर्ट हो गया, रशिया के साथ चाइना अलर्ट हो गया, थोड़ा सा इंडिया भी अलर्ट हो गया। इन लोगों ने सब ने जो है ना गोल्ड बाय करना शुरू कर दिया। अब जब एक मुल्क ने गोल्ड बाय करना हो, वो नहीं देखता 2,500 का या 3,000 का, उसे अपनी सेफ्टी जो है ना, वो जो रिजर्व्स है ना उनके, उसका कुछ पोर्शन गोल्ड में लेके जाना होता है। लेकिन हम इसको, चलो ये तो हर चीज़ आती रहती है, किसी 2 साल में कुछ बढ़ जाता है, किसी 2 साल में कुछ बढ़ जाता है। इसको हम 25 साल में देखते हैं। 25 साल में जो जितने साइकिल आने होते हैं ना, आ जाते हैं। पाकिस्तान में भी 10,000 जो है किस्म के इवेंट्स हुए हैं। मोर देन 20 प्राइम मिनिस्टर आई थिंक हमारे होंगे 25 से 30 सालों में। मिलिट्री रूल भी है, हर पॉलिटिकल पार्टी भी है, सारे तजर्बे हो गए। हाँ, तो आप खुद चेक करें, 1 जनवरी 1999 से शुरू करें, सही है। आपने अगर 1 लाख रुपए गोल्ड में लगाए होते तो आज तकरीबन 50 लाख होते। इसमें ज़कात नहीं है, अगर आपने ज़कात वो छोड़ दें, हाँ, उसके अलावा ये 1 लाख से 50 लाख पे पहुंच जाता है तकरीबन। अब इसमें आज से 3-4 साल पहले 1 लाख रुपए का होता था गोल्ड, अब 3 पे गया हुआ है। तो ये इंक्लूडेड है हर चीज़ मिला। हाँ, मतलब रीसेंट रैली भी इंक्लूड करके वो 50 पे जाता है।
इसी तरीके से लोग बैंक में पैसे रख देते हैं, सेविंग अकाउंट में। करंट अकाउंट तो जाहिर है वो तो बढ़ेगा ही नहीं, लेकिन सेविंग अकाउंट में अगर आपने रखे होते ना 1 लाख, तो आज वो तकरीबन 12 लाख रुपए बनते, जो पाकिस्तान का इंटरेस्ट रेट चल रहा है ना उसके हिसाब से वो बढ़ता है। और इन्फ्लेशन भी इतनी हुई है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इन्फ्लेशन करीब करीब ही चल रहा है, साथ ही चल रहा है। हाँ, तो मतलब आपकी बस एक तरह से जो परचेसिंग आपका पावर लाख मेंटेन रुपए ही हो, है। हाँ, आज के पुराने हिसाब से वो लाख ही है। फिर रियल एस्टेट आया था, इसमें इंडेक्स नहीं होता, लेकिन आप डिफरेंट तरीक़ों से देख सकते हैं, अलग अलग प्लॉट की एग्जांपल देख के आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मसलन अगर लाख रुपए का आपने 99 के अंदर DHA फेज़ 1 में आपको मिलता था 2 कनाल, तो 1 लाख रुपए का, नहीं सॉरी 1 कनाल का प्लॉट मिलता था DHA फेज़ 1 में, तो आज वो लगभग है 6 करोड़ रुपए का। ये उसकी ग्रोथ है। सही है। तो अच्छा, इसमें हम लोग एग्जांपल एक बताते होते हैं, ये आप बल्कि कंफर्म करेगा, क्योंकि ये जो फेज़ 6 है 2001 में लॉन्च हुआ था। हाँ, इसकी 1 कनाल की फ़ाइल 10 लाख की थी 2001 में नहीं, 2001 के आखिर में। नहीं पॉसिबल ही नहीं है। 2001 में जब ये लॉन्च हुआ था 3.5-4 लाख का होता था, और इसकी प्राइस डिप हुई थी डिप्रेशन के दौरान जब वो आया था। बल्कि इससे बेहतर मिसाल है फेज़ 5 की। फेज़ 5 जब 99 से लेकर 2001-2 तक रिसेशन चला था, तो फेज़ 5 की आपको कनाल की फ़ाइल मिल जाती थी 7.5-6 लाख की, ठीक है, इतने की। और आज वो तकरीबन 10 का हुआ। नहीं, कनाल का प्लॉट तो वहाँ पे आज भी 7-6.5-7 करोड़ अच्छा, प्लॉट, क्योंकि प्लॉट ये तकरीबन 100x हो गया। हाँ, 100x हो, हाँ वही इतना है। तो रियल एस्टेट में मतलब आप एवरेज निकालेंगे ना, जब से ज़मीन.com आई ना पाकिस्तान में, इन्होंने थोड़ी बहुत रिसर्च करनी शुरू की है, तो इन्होंने निकाला है कि एवरेज रियल एस्टेट जो सारे प्लॉट्स अगर आप देख लें ना, तो ये 13 से 15% पर ईयर रिटर्न देते हैं। इतना ही है। हाँ, तो इसमें फिर डॉलर भी है, कुछ लोग डॉलर भी खरीदते हैं। डॉलर तो आपने अगर ख़रीद कर रखे हो तो सिर्फ 5 गुना आपको प्रॉफिट होता है। वो पहले जो है वो 55 रुपये का होता था 99 में, आज वो 280 के करीब है। तो जो स्टॉक्स का एवरेज इंडेक्स है ना, जिसमें आपने अपनी मर्ज़ी की कंपनी बिल्कुल चूज़ नहीं की, वो 1000 का इंडेक्स होता था 1 जनवरी 1999। आज वो 1,20,000 का, मतलब उसने 120x किया है। और जो प्रॉपर्टी की अच्छी एग्जांपल्स हैं उन्होंने 100x के करीब आसपास किए। तो जो अच्छी एग्जांपल भी होती है ना प्लॉट की, अगर आपने उस पर कोई प्रोजेक्ट बनाया है, वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो वैल्यू एडिशन है। नहीं, वो तो ट्रेडिंग तो नहीं हुई ना, इन्वेस्टमेंट तो ना। अगर आपने कोई अच्छी सोसाइटी ले के भी जो है, नहीं, हमने DHA प्रीमियर बात की है, अपनी हमने मर्जी बाकी सोसाइटियों की नहीं कहा। मतलब इसमें अगर हम जैसे एवरेज स्टॉक की बात करें ना, अपनी मर्जी की कंपनी निकाल लेना, तो शायद वो 1000x भी मिल जाएगी आपको एक आधी कंपनी इतने टाइम में। लेकिन एक डिफरेंस भी तो है ना, 99 के अंदर लाख रुपए की एंट्री थी DHA में, लेकिन 1000 रुपये की एंट्री थी स्टॉक में। हाँ, ये भी है। तो यानी कि 99 में लाख रुपए किसके पास थे? अब किसी भी एसेट क्लास को कंपेयर करना हो ना, जो लोग बाद में भी कर रहे हो, तो 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले आप देख दो रिटर्न किस में। तो ये हमने रिटर्न की सारी बात कर ली कि एवरेज स्टॉक्स जो है वो अच्छी एग्जांपल ऑफ रियल एस्टेट के करीब करीब आ जाते हैं। एक दफ़ा हमने ये पूरा चार्ट जो है ना, ये शेयर भी किया लोगों के साथ, क्योंकि लोग वही ना अगेन सब 3 महीने 6 महीने की ट्रेडिंग में लगे हुए हैं, किसी को पता ही नहीं है कि भाई लंबा मैं करूँगा तो क्या होगा। तो फिर मैंने कहा कि भाई ये देखो इंडेक्स जो है ना 100x हो गया, उस टाइम 1 लाख होती थी वहाँ। तो नीचे मैंने लिखा, मैंने कहा कोई रियल एस्टेट की एग्जांपल बताओ जो इससे ज़्यादा रिटर्न दिया हो। 2 एग्जांपल्स आई थी पूरे पाकिस्तान से ना, जिन्होंने एक्चुअल में ज़्यादा रिटर्न दिया था। एक थी हब की ज़मीन इंडस्ट्रियल, जो उस टाइम में तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं होता था ना, अब उधर जो इंडस्ट्री बन गई है, और उसने काफ़ी रिटर्न दिया। मेरा यहाँ पे इख्तलाफ होता है, लोग ये गलत मैथ्स करते हैं। अगर मेरे पास 100 करोड़ है ना, मेरे लिए हर चीज़ प्रॉफिटेबल है, मेरा पैसा इतनी पावर रखता है। हब के अंदर भी जो ग्रोथ हुई, वहाँ पे कुछ लोगों ने फैसला किया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इंडस्ट्रियल, उन्होंने वहाँ पे इन्वेस्टमेंटें शुरू कर दी, तो मनी मूव्स मनी। ठीक, स्टॉक वो वाहिद चीज़ है जहाँ पे जो 100 रुपये वाला भी है ना, वो भी उसी प्रॉफिट का हिस्सा बनेगा, जैसे आपने कहा जो अरब रुपया वाला बनेगा। अब बराबर होगा। अब्दुल करीम डैडी जाके मीज़ान के स्टॉक खरीदता है 2 अरब के, असदुल्ला तारिक 2 लाख के खरीदता है, पर 1000 रुपया हमारा प्रॉफिट सेम बराबर होगा, लेकिन प्रॉपर्टी में ऐसे नहीं। हाँ, और ये भी नहीं होगा कि जो बड़ा इन्वेस्टर है उसको पहले आके डिविडेंड मिल गया, नहीं, सेम टाइम पे सबको डिविडेंड मिलेगा। और आपने बड़ी अच्छी बात की ना कि स्टॉक के ऊपर ये नहीं लिखा होता किसके, ठीक है, वो तो इन कैश होना है। आई थिंक अच्छा, इसमें जो पहली चीज़ थी ना, जैसे एसेट क्लास कंपेयर कर रहे हैं, सबसे पहले आपने रिटर्न देखे, सही है, वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया। दूसरी चीज़ होती है कि आपने उसमें चेक करना है कि इसमें डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। यानी कि अगर किसी के पास 10 लाख रुपए हैं, वो प्रॉपर्टी में 2 फाइलें ले लेगा, एक भी बैठ गई तो सारा काम खराब हो गया, पोर्टफोलियो नहीं बन सकता ना अच्छा। इस तरह तो स्टॉक्स में डाइवर्सिफिकेशन आप लाख रुपए से भी कर सकते हैं, 10 लाख से भी कर सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और तीसरा मैट्रिक होता है लिक्विडिटी, कि मैं कितनी आसानी से उसको बेच सकता हूँ। क्योंकि लेट से आपका 50 लाख का पोर्टफोलियो है, आपने 2 जो है 5-5 मरले के प्लॉट लिए हुए हैं,
आपको ज़रूरत पड़ गई 7 लाख रुपए की, लेट से कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, अब एक तो उसको बेचना थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन चलें आपका लेट से बिक भी जाता है तो आपको तो पूरा बेचना पड़ेगा ना, पूरा एसेट आप सिर्फ 7 लाख तो नहीं निकाल सकते उसमें से। तो डिविजिबिलिटी और लिक्विडिटी, यानी कि अपनी मर्ज़ी की अमाउंट भी निकल सकती है और जल्दी निकल सकती है, इसमें भी जो है स्टॉक्स ज़्यादा आगे। तो तीनों जो मैट्रिक्स होते हैं ना, कि आप उसमें डाइवर्सिफाई कितना कर सकते हो, अपना रिस्क कितना कम कर सकते हो, कितनी जल्दी जो है उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म में कौन ज़्यादा रिटर्न देते हैं, तीनों में जो है स्टॉक मार्केट जो है ना वो रियल एस्टेट के प्लॉट को बीट कर देती है। नहीं वही मैंने जब अपना प्रॉपर्टी का करियर शुरू किया, मैं 18.5 साल था, तकरीबन 2010 और 11 के दरमियान की बात थी। तो तब हमें स्टॉक मार्केट नॉलेज कोई नहीं थी। बाय टाइम जब उसमें मैंने प्रॉपर्टी में पैसे से कमाना शुरू किए तो 2016-17 के पास ना स्टॉक मार्केट की नॉलेज थोड़ी आम होना शुरू हुई। और मैं दिमाग में सोचता था कि अगर मैं 2010-11 में स्टॉक मार्केट में घुस जाता तो मैंने तो आखिर ही पाट देनी थी। उस वक्त जो मोटिवेशन ड्राइव होती बड़ी डिफरेंट होती थी। मतलब कि मेरा ग्राहक होता था 50 लाख वाला, तो लाहौर शहर में लेट से 1.5 करोड़ आबादी है, ठीक है। अब इसमें से 50 लाख कितने लोगों के पास है? बहुत थोड़े। लेकिन स्टॉक के अंदर अगर मैं मिनिमम एंट्री अपने दिमाग में लाख रुपया भी रखूँ कि यार लाख रुपये से कम ग्राहक से बात ही नहीं करनी, वो हम प्रॉपर्टी में कहते थे इतने थोड़े पैसे वालों से हम बात ही नहीं करते, ठीक है। तो अगर लाख रुपये मिनिमम भी रखूँ तो 1.5 करोड़ लोगों में तो मेरी मार्केट कैप इतना बड़ा हो गया। तो मैंने जाकर उनको कहानी देनी है, कन्विंस करना है। लाख की चीज़ बेचो या अरब की बेचो, कन्विंसिंग सेम लगती है, बिल्कुल कहानी वो सेम होती है। तो मेरी तो ऑडियंस ही फ़र्क हो जानी थी, तो उसके वजह मुझे कमीशनें मिलनी थी, वही बहुत डिफरेंट हो जानी थी। आज के बच्चे के पास ये ऑप्शन है। आज जो यंग लड़का प्रॉपर्टी में आना चाह रहा था, मैं कहता भाई ये छोड़ दे, तू जा स्टॉक्स देख, समझ, तूने जो सेल में यहाँ पर टाइम ज़ाया करना है, तू स्टॉक में जा, उसको समझ हो क्या रहा होता है। कितने बच्चे, क्योंकि 2 पहलू हैं ना, एक है बीइंग एजेंट, ब्रोकरेज करना, और एक है इन्वेस्ट करना। कितने लोग आपके पास आते हैं जो इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं, कितने लोग आपके पास आते हैं जो ब्रोकरेज सीखना चाहते हैं? अच्छा, इसमें हमारे जैसे 2 प्रोडक्ट्स भी हैं ना, एक इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास है और एक एडवाइजरी सर्विस। तो एडवाइजरी सर्विस को अब हमारा तकरीबन 1 साल होने वाला है। तो उसमें हमने खुद देखा है लोगों की जर्नी ना। ज़्यादातर लोग आए, लेट से उनका पोर्टफोलियो शुरू में उन्होंने 25 लाख रुपए लगाए, सही है, साथ उनके पास ना 3 प्रॉपर्टीज़ भी थी। तो 3-4 महीने गुजरते हैं, थोड़ा सा रिटर्न आने लगता है, और ये जो पूरी बिज़नेस की नॉलेज होती है ना, जब उनको समझ आ जाती है, वो कहते हैं हाँ यार ये तो सॉलिड बिजनेस है, इसके पीछे ऐसे ही तुक्के थोड़ी लग रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो शेयर बढ़ जाएगा। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो हम एक प्रॉपर्टी जो है ना इसको बेच करके इधर थोड़े और पैसे लगाते हैं। ठीक है। तो ये तो हमने खुद एक्सपीरियंस किया है कि विद टाइम विद नॉलेज कन्विक्शन जो है ना लोगों की बढ़ती है। लोग अपना और एसेट का पैसा उठा के यहाँ ले आते हैं। अब एक बंदा है, उसके बाद लेट से 1 करोड़ की सेविंग, उसने अगर समझ ली सारी चीज़ें, अच्छी कंपनीज ढूंढने भी लग गया वो, लेकिन उसने सिर्फ अगर स्टॉक्स में 10 लाख ही लगाए तो ओवरऑल उसकी वेल्थ कंपाउंड नहीं होगी, इस तरह है, क्योंकि 10% लगाए ना सिर्फ। तो आहिस्ता आहिस्ता कन्विक्शन के साथ ना आप अब हमारे ज़्यादातर लोग जो इनको 6-7 महीने हो जाते हैं ना, वो समवेयर बिटवीन 30 to 50% पे आ जाते हैं अपने वेल्थ की। हाँ, कि नॉलेज उनको आ जाती है। उनको सारा हमने गाइड भी किया हुआ है, बूम बस साइकिल को कैसे टाइम करते हैं, यानी कि चीज़ें जब हालात ख़राब होती हैं पाकिस्तान के तो फिर जो है आपको इससे निकलना भी चाहिए। तो ये पूरी जर्नी होती है कि लोग जो है ख़ुद डिसीजन ले रहे होते हैं, अपना पोर्टफोलियो जो है मैनेज कर रहे होते हैं, उनकी कन्विक्शन बढ़ रही होती है। दूसरे लोग होते हैं जो इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में आते हैं। अब ज़्यादातर लोग इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास में वो आते हैं जिनकी थोड़ी या तो यंग होते हैं या फिर अभी उनको बहुत डर लगता है। अच्छा, कि मतलब अभी वो शुरू में पैसे लगाना ही नहीं चाहते। ठीक है। तो वो पहले सीखते हैं, समझते हैं। उनको शुरू में 3-4 लेक्चर में जब हम लोग उनको 3-4 इंडस्ट्रीज़ डीपली समझाते हैं ना, तो फिर उनका माइंड बन जाता है। ठीक है। उनको थोड़ी थोड़ी समझ आने लग जाती है, हाँ ये रियल बिजनेस है, लॉन्ग टर्म में इस तरीके से प्रॉफिट बनता है, अगले साल जो है इसकी इतनी अर्निंग्स है, इतना प्रॉफिट है, इधर तक शेयर जा सकता है। पाकिस्तान का बूम बस साइकिल भी समझ लेते हैं कि पॉलिटिक्स का क्या रोल है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इससे भी घबराते हैं कि पॉलिटिक्स में कुछ हो गया तो एकदम से जो है स्टॉक मार्केट गिर जाएगी। वो तो हर चीज़ गिर जाती है। हाँ, फिर हम उनको पूरा समझाते हैं कि कब जो है रिस्क ऑन होता है और कब जो है ये सिर्फ खबरें होती हैं, ये रूमर्स तो चलते रहते हैं ना। तो उसका भी जब पूरा उनको फ्रेमवर्क समझ आ जाता है तो फिर वो अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी स्टार्ट कर लेते हैं। तो इन्वेस्टिंग मास्टर क्लास से लोग कन्विक्शन लेते हैं और एडवाइजरी सर्विस में आके फिर हमारा पूरा गोल होता है कि अगर एवरेज इंडेक्स लेट से 30% देता है एक साल, तो हम 35 से 40% के बीच में लेकर आएँ। अच्छा, वैसे अभी जो ये जंग हुई थी हमारी, अल्हम्दुलिल्लाह उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, उसके बाद फिर स्टॉक मार्केट ने फिर बाउंस बैक कर दिया। अगले दिन जब जैसे ही वो वीकेंड पे अनाउंसमेंट हुई सीज फायर की, तो टक करके वो वापस आ गई। 10% बढ़ गई। पाकिस्तान में हर शेयर पे लिमिट है, एक दिन वो 10% से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता। ये क्या चीज़ है? क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि स्टॉक मार्केट कभी बंद हो जाती है कि ट्रेड बहुत ज़्यादा हो जाए। ये इसमें ना रूल है 5% इंडेक्स अगर 30 मिनट से ज़्यादा ऊपर रहेगा, ये बहुत कम होता है,
साल में 1-2 दफ़ा ही होता है, मेरे ख्याल से एक दफ़ा वो ट्रम्प टेरिस पे हुआ था इस तरह और फिर का। ये जंग के बाद हुआ। हाँ। तो वो ज़रा उसको 30 मिनट के लिए रोक देते हैं। उसका मकसद ये नहीं होता कि जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई, उसका मकसद ये होता है कि बहुत सारे लोग लेवरेज पे काम कर रहे होते हैं, ठीक तो है। वो फ़ौरन कैलकुलेशन करते हैं उन 30 मिनट में कि किसके नई प्राइस के हिसाब से किसके सौदे जो है वो काट देने हैं, किससे जो है रिकवरी करनी है, वो सारी रिकवरी कर लेते हैं, 30 मिनट बाद फिर से ट्रेडिंग अच्छा, ये वो इंश्योर करते हैं कि कोई खुदा ना खास्ता ऐसा सौदा ना हो जाए हाँ, जो कि बाद में मसला जिससे जो पूरा ना हो सके बाद में, तो वो कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले। 30 मिनट के अंदर वो सारी पूरी एंट्रीज कर लेते हैं NCCBL वाले, इसी वजह से जो है और फिर उसके बाद नहीं हॉल्ट होता। उसके बाद आप भले 10% पे चल जाओ, एक दफ़ा बस 30 मिनट के लिए करते हैं, सारी कैलकुलेशन हो जाती हैं और फिर से नॉर्मल हो जाता उसके बाद बेशक अगले 2 घंटे में 10% बढ़ जाए, है। कोई यही फर्क ऐसे ही नहीं हुआ था पड़ता। जिस दिन क्या जंग के फौरन बाद ही हाँ, ये 11 मई 10 को जंग की बंदी हुई है, तो 11 मई को ये हरकत 11 हुई या है। 12 को जो मंडे का दिन था ना। अब आप देखें हर शेयर 10% ज़्यादा नहीं बढ़ सकता, तो इंडेक्स भी 10% ज़्यादा तो नहीं बढ़ सकता ना, लेकिन उस दिन कोई 9.5% इंडेक्स बढ़ा था, यानी कि 95% ऑफ द कंपनीज जो थी ना वो अपर लॉक पे थी। इसका क्या मतलब है? इसका वैसे अगर मैं एक झटका हिसाब बताऊं कि अगर इतनी बड़ी ग्रोथ हुई है, इसका मतलब कि बहुत पैसा पंप हुआ मार्केट के अंदर। इसका मतलब ये है कि लोग ना थोड़े से डरे हुए थे कि अगर ये जंग लंबी चल गई ना तो जो है आहिस्ता आहिस्ता फियर आ जाएगा, इन्वेस्टर्स में अपने पैसे निकाल लेंगे। तो उन्होंने लेकिन जैसे ही वो क्लियर हुआ तो सब ने कहा कि नहीं, बिजनेस में वैल्यू तो है, इसको ऊपर वाली प्राइस पे भी इसकी अपसाइड बनती है, हमें ख़रीदना चाहिए। उन्होंने और माल उठाना शुरू कर दिया। पूरे ऑलमोस्ट सारी कंपनीज जो थी ना वो 10% लिमिट पे थी। पाकिस्तान का सबसे बड़ा इन्वेस्टर कौन है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप आई थिंक एंग्रो या लकी सीमेंट, अच्छा, इनकी कंपनी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। और बैंक्स में अगर आ जाएं तो UBL बैंक और मिज़ान बैंक, इनकी भी वैल्यूशन नहीं, काफ़ी मैं कहता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर सबसे बड़ा कौन है? जिस तरह वॉरेन बफेट है, लेट्स से सबसे बड़ा इन्वेस्टर गुरु स्टॉक्स का, तो पाकिस्तान में कौन है? पाकिस्तान में आजकल जो UBL के CEO, मेरा नाम उनका नाम मेरे माइंड से भी निकल रहा है, उनका एक बड़ा अच्छी जर्नी है कि जिन्होंने, अच्छा ये एक ट्रांजिशन होता है, जैसे वॉरेन बफे ने भी किया। शुरू में वो स्टॉक्स को बिजनेस ओनर्स की तरह समझता था, फिर जो है उसके पास इतना कैपिटल आ गया, मोहम्मद जावेद इकबाल साहब। हाँ, जावेद इकबाल साहब। तो इनकी भी जर्नी ऐसी है कि इन्होंने स्टॉक्स के थ्रू वेल्थ क्रिएशन की, फिर जब पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो गया तो अब ये कंपनीज में बड़े बड़े 5% का स्टेक ले लिया, इस कंपनी में 5% ओनर बन गए। तो इस तरह के पाकिस्तान, आरिफ अभी बहुत बड़ी एग्जांपल है, उन्होंने भी स्टॉक ब्रोकरेज से शुरू किया, सारे बिजनेसेस को समझा और फिर जब कैपिटल ज़्यादा हो गया तो देख के कि कौन सी इंडस्ट्री में ज़्यादा प्रॉफिट होता है उस इंडस्ट्री में चले गए। ठीक है, वॉरेन बफे की जो जर्नी है इन दो लोगों ने पाकिस्तान में मैं कहूँगा की है, मिमिक की है। हाँ मिमिक की है कि पहले उन्होंने स्टॉक के स्टॉक जरिए पैसे मार्केट के थ्रू बिजनेस ओनर बने और फिर इतना कैपिटल हो गया कि खुद बिजनेस ओनर बन गए। वैसे आप रेकमेंड करते हैं या कहते हैं कि बच्चे, बिकॉज एक पूरी इंटरनेट के ऊपर पौध आई है लोगों की जो कह रहे हैं जी पढ़ो मत, यूनिवर्सिटी मत जाओ, ट्रेडर बन जाओ। ज़्यादातर वो क्रिप्टो के ट्रेडर्स होते हैं या हमने देखा है फॉरेक्स के होते हैं, चाहे वो बाइनरी ऑप्शन हो या जेन्युइन फॉरेक्स हो ट्रेडिंग। वैसे आप क्या एक एवरेज यंग लड़के को रेकमेंड करेंगे या बच्ची को रेकमेंड करेंगे कि वो यूनिवर्सिटी जाएँ ना जाएँ ट्रेडिंग में? बिकॉज ब्रोकरेज में आने के लिए आपकी डिग्री होनी ज़रूरी नहीं है, या है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। ठीक है, नहीं। तो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या कहते हैं? ठीक है, इसमें ना वॉरेन बफे के 3 प्रिंसिपल हैं। पहले है वो कहते हैं कि ना काम वो करना है जिसमें मज़ा आए। ठीक है, मतलब कहते हैं काम वो करो कि अगर कुछ भी करने की ज़रूरत ना हो ना तो फिर जो आप करोगे। सलमान भाई मज़ा आ रहा है काम करने का? सलमान भाई कह रहे नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है, समझ गए। तो अब वो पैशन जो है वो इन्वेस्टिंग का भी हो सकता है। इन्वेस्टिंग की भी इंडस्ट्री बहुत बढ़िया दुनिया में ऑयल एंड गैस आई थिंक नंबर 1 पे है, फिर टेक्नोलॉजी आ गई है और 3rd 4th नंबर पे जो है फाइनेंशियल इंडस्ट्री आती है। तो अगर कोई भी इसको करियर बनाना चाहता है तो बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें, बिल्कुल आप बना सकते हैं। तो अगर तो आपका इसमें शौक़ है, जैसे एक रूल है हम सबको बताते हैं कि अगर तो आपने कोई बिज़नेस शुरू करना है और जो उसमें एग्जिस्टिंग लोग हैं आप उससे बेहतर कर सकते हैं तो फिर आपने बिज़नेस स्टार्ट करना, वरना बेहतर है आप स्टॉक मार्केट के थ्रू उसमें पार्टनर बन जाएं। जैसे हमने भी जब ये स्टार्ट किया तो हमने देखा कि पाकिस्तान में बहुत सारी ब्रोकरेज हाउस भी हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हैं, लेकिन कम्युनिकेशन में लैग करते हैं वो लोग। उन लोगों को समझा नहीं पाते कि इस कंपनी का बैक एंड पे बिज़नेस क्या है ताकि लोग जो है थोड़ी ज़्यादा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करें। तो अगर तो आप सोचते हैं कि मैं कोई भी काम बाकियों से बेहतर कर सकता हूँ जो अभी कर रहे हैं, तो फिर आप वो बिज़नेस भी ट्राई करें। दूसरा उनका प्रिंसिपल है कि जो सेविंग्स है ना, रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट जब वो एक्सप्लेन करते हैं ना तो कहते हैं जैसे ही आपके पास सेविंग्स आएंगी ना आपने उसको इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है। ज़्यादातर लोग इसको सेम समझते हैं, ठीक है, लेकिन सेविंग होती है कि सिर्फ पैसे जमा करते रहो तकिए के नीचे रख दो। हम लोग भी छोटे होते ऐसे ही करते होते थे, पॉकेट मनी मिलती थी, मैंने इतने सेव कर लिए, मैंने इतने सेव कर लिए। हाँ, लेकिन असल चीज़ होती है जैसे ही वो पैसे आए, पैसे तो डिवैल्यू होना है, तो आपने उसको अच्छे एसेट क्लास में लगा देना है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देना है।
एक मैंने रील भी देखी थी इंस्टाग्राम पे थोड़े दिन पहले, एक बंदा था वो $5 हर दिन सेव करता होता था, 80-90 हज़ार उसने सेव कर लिए 30-40 सालों में, रोज़ $5 दूसरा बंदा उसी को ना हर दिन स्टॉक मार्केट में लगाता रहता था, लगातार 30-40 साल बाद उसके पास जो है $20-30 मिलियन हो गए। तो सेविंग को फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है, ये जो है उनका सेकंड प्रिंसिपल है। और थर्ड ये है कि फिर इन्वेस्टमेंट जिधर करनी है ना, उधर जो है ना आपने उसमें पूरा अंडरस्टैंड करके करना है उसको, इन्वेस्ट इन व्हाट यू फुली अंडरस्टैंड। तो या तो आप इन चीज़ों को डीपली पढ़ लें, या फिर इंडेक्स इन्वेस्टिंग भी बड़ी अच्छी चीज़ होती है। यानी कि आप कोई काम नहीं करें, लिस्ट निकालें 100 इंडेक्स की, जो टॉप 20-25 कंपनीज है ना, उसमें उसके हिसाब से जो परसेंटेज है वो पोर्टफोलियो बना लें, हिस्सा डाल लें। हाँ, थोड़ा सा बगैर देखें। फिर जो भी टॉप बिजनेस होगा ना पाकिस्तान का, उसका जो रिटर्न होगा वो आपका भी हो जाएगा। तो मैं भी सबको, जो भी यंग लोग हैं ना, यही रेकमेंड करूँगा, काम वो करें। देखें, यूनिवर्सिटी जाना है, अगर आपने यूनिवर्सिटी नहीं जाना ना, तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। हाँ, एम ही नहीं। हाँ, ये नहीं कि बस वो नहीं गया था तो मैं भी नहीं जाऊँगा और एप्पल के फाउंडर नहीं गए थे तो मैं भी ड्रॉप आउट करूँगा। हाँ, मैं भी बिल गेट्स बनूंगा। हाँ, मैं भी स्टीव जॉब्स बनूंगा। स्टीव जॉब्स बनूंगा। और फिर वैसे वो लोग हार्वर्ड से ड्रॉप आउट हुए थे। हाँ, तो हाँ। नहीं, देखिए अब तो यूनिवर्सिटीज़ में आपके पास इतना टाइम होता है, यूनिवर्सिटीज़ में भी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है ना, तो आप जो भी काम करते हैं वो आप उसके साथ साथ भी कर नहीं, सकते तो हैं। आपने अपनी पहली इन्वेस्टिंग यूनिवर्सिटीज़ में शुरू की थी? मैंने पढ़ा बहुत था यूनिवर्सिटी में, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं किया था, इन्वेस्ट नहीं किया था। वही उसी चीज़ से डर लगता था। घर पे सब कहते थे लॉस हो जाता है, तो इस वजह से आके मैंने जब पूरी रिसर्च कंप्लीट कर लिया, फिर 2019 में तो अब पहली दफ़ा वालिद इन्वेस्टमेंट। साहब क्या कहते हैं? नहीं, अब तो बहुत खुश हैं। अब मानते हैं? हाँ, अच्छा, ये उनकी भी कोई इन्वेस्टमेंट कराई है अभी तक? हाँ, और उनकी है एक तरह से, मैं भी कर रहा हूँ अच्छा, इसमें ना लोग कोई भी काम ऐसा जब नया शुरू करेंगे ना, तो पहले 2-3 साल इवन आपके फैमिली के भी जो लोग हैं ना, उनको वो यकीन नहीं आएगा कि ये सही ट्रैक पे। और इसका वैलिड रीज़न होता है। वैलिड रीज़न ये होता है कि आप उसमें रोज़ 10 घंटे स्पेंड करते हैं, और फैमिली से आप एवरेज लेट से आधा घंटा बात करते हैं, कट ऑफ हो जाते हो। हाँ, आधा घंटा बात करते हैं, तो आप वो सारी नॉलेज उनको ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। तो लोग जो है, इवन आपके फैमिली के जब रिजल्ट्स आएंगे ना, तब उनको एक रिकग्निशन मिलेगी। लेकिन आप जब जिस जर्नी पे होते हैं, आपने वो चीज़ें डिटेल में सारी देख रहे होते हैं, तो आपको वो कन्विक्शन मिलती है, हाँ मैं सही पाथ पे हूँ। तो अगर आप कभी भी उस पाथ पे चल रहे हैं और आपके आसपास लोग जो हैं वो नहीं कन्विंस हो रहे, तो उससे घबराएं नहीं, परेशान बस नहीं मेक होना। श्योर करें आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। इसमें एक जो है बड़ा फेमस कोट है, मुझे बड़ा पसंद है, क्योंकि हम लोग ने भी जब स्टार्ट किया था ना, तो यही सोचते होते थे पिछले 1-2 साल से। कोट है कि बिल्ड इट एंड दे विल कम। एक अमेजिंग चीज़ क्रिएट करें, लोग आएंगे। लोग आएंगे। दुनिया में अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई ऐसी मेरे ख्याल से कोई काम नहीं रह गया जिसको आप मोनेटाइज नहीं कर सकते, या उसके अराउंड एक लिविंग क्रिएट नहीं कर सकते। तो जब आप उस इंडस्ट्री में अगर आप बेस्ट होंगे, लोग खुद आ जाएंगे। लोगों को अट्रैक्ट करना ज़रूरी नहीं है। तो जो भी काम कर रहे हैं, अगर वो आप उसमें पैशनेट होंगे, तो चांसेस आर हाई है कि आप 5-7 सालों में ना उसके एक्सपर्ट बन जाते हैं, वरना आप रुलते रहते हैं, वरना आप जो है वो कॉर्पोरेट लैडर पे चल पड़ते हैं। अगर आपने मेहनत कर ली तो 30-40 साल बाद शायद आप CEO बन जाएं, वरना ज़्यादातर लोग एक मिड लेवल पे जाकर रिटायर हो जाते हैं, मेजॉरिटी लोग। लेकिन अगर आप उसके पैशनेट होगा, आप दिन रात उसके बारे में सोचेंगे, उसकी जो एक्सपर्ट लेवल की चीज़ें होंगी ना, वो आप 3-4 साल बाद ही उसके बारे में सोचने लग जाएंगे, तो आप 5-7 साल में उसके एक्सपर्ट बन सकते हैं। पैशन, कभी भी अगर आपको मौका मिले ना, पैशन को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने का, उसको ज़रूर ट्राई करें यंग लोग। आई थिंक ये बड़ी अच्छी बात है। आई थिंक आज की जो इंटरनेट की वजह से जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा, बहुत डाइवर्सिफाइड है लोगों के पास। तो ठीक है, आप अपने आप को क्लासिकल एजुकेशन में मत दबा के रखें, लेकिन ऑल्टरनेटिव प्लान आपका बड़ा तगड़ा होना चाहिए। बिकॉज एक क्लासिक एजुकेशन जो है वो आपको एक बेयर मिनिमम लाइफस्टाइल तो इंश्योर कर देती है, उसके ऊपर आप बिल्ड भी कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से स्टॉक की इन्वेस्टिंग की चीज़ वो है जो आप अपने जॉब के साथ साथ कर सकते हैं। आपको फुल टाइम वो करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आपकी सप्लीमेंटल इनकम है तो वो बहुत एड करेगी। अब्दुलरहमान ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि यार अगर आप एक्स अमाउंट ऑफ मनी महीने का कर रहे हैं, उसके बड़े सिग्निफिकेंट रिटर्न्स होंगे। अब्दुलरहमान भाई, एक जो पाकिस्तान के अंदर ये खैर एक जंग तो चलती रहेगी कि किस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए। डू यू सी कि स्टॉक मार्केट जो है वो इवेंचुअली मेन फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में बन जाएगी क्या, या रियल इस्टेट ही रहेगी? बिकॉज अगर तो स्टॉक मार्केट उस ग्रोथ की तरफ जा रही है कि यह पैसा यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, तो फिर तो अगले 10, 15, 20 साल तो मार्केट कैप इसका बहुत इंक्रीज़ कर जाएगा, और सब्सिक्वेंटली फिर जो स्टॉक्स के रिटर्न रेशियोज़ हैं और उनकी प्राइस शेयर है वो बहुत इंक्रीज़ करेगा।
सो डू यू सी कि लोगों का रुझान रियल इस्टेट से हट के एक मेजर इन्वेस्टमेंट इस तरफ आएगी? अच्छा, इसमें दो एंगल्स हैं। एक तो एंगल ये है कि अगले 20-25 सालों में सबसे ज़्यादा रिटर्न कौन सी एसेट क्लास देगी। उसमें तो हमने जैसे सारी चीज़ें डिस्कस की ना, जो फंडामेंटल है ना स्टॉक मार्केट के, उसके पीछे होते हैं बिजनेस ओनर। तो ये तो बहुत 95% चांस इत्तेफाक हो गया। दूसरी चीज़ होती है कि कितने लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे। अब इसमें पाकिस्तान में चैलेंज ये है कि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी की जो परसेंटेज है ना वो बहुत ज़्यादा है। 400 बिलियन है तकरीबन, इतनी वाइड है, इतनी अनडॉक्यूमेंटेड है, सरकार ने कह दी है। रियल इस्टेट जो है उसमें ज़्यादातर लोग इस वजह से चले जाते हैं कि वो कहते हैं कि यार हमारे पास तो वाइट मनी है नहीं, तो अब हमारे पास टोटल 5 करोड़ है, उसमें से सिर्फ 1-1.5 वाइट है, तो अब हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो वो फिर गोल्ड की साइड पे चले जाते हैं, रियल इस्टेट की साइड पे चले जाते हैं। स्टॉक मार्केट में 100% जो है डॉक्यूमेंटेड है। तो कितने लोग इसको ज्वाइन करते हैं बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन रिटर्न वाइज ये हमेशा नंबर 1 रहेगी अगर पाकिस्तान में थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव हो जाए। और अगर आप थोड़े से उन लोगों को सुने ना जो 15-20 साल के ट्रेंड्स प्रेडिक्ट करते हैं मैक्रो लेवल पे, वो कहते हैं दुनिया में जो थोड़ी सी टेक्नोलॉजीज अब आ रही है ना, कैशलेस पेमेंट, बार कोड्स, अब हर मुल्क ने डॉक्यूमेंटेड होना ही होना है अगले 25 साल में। आप बच ही नहीं पाओगे। पोस्ट FATF देख लो, हाँ, रियल इस्टेट पर रेगुलेशंस आना शुरू हुए, उसकी वजह से बहुत सारी एंट्री वाइट मनी की होगी। इनफैक्ट अब रियल इस्टेट में ठीक है बड़े पैमाने पे चीज़ मैनेज हो जाती है, लेकिन जो आपका एक एवरेज मिडिल क्लास का बंदा है जिसका 50 लाख ब्लैक है, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद भाई इसको वाइट ही करो, ठीक है। और मेरी अपनी ज़ाती प्रेडिक्शन है, आपने तो बड़े सेफ होते होते मुहतात होते होते बात की है, अगले 25 साल में इन टर्म्स ऑफ मार्केट साइज़ ये आउट परफॉर्म कर देगी रियल इस्टेट को। उसकी वजह ये है कि अभी आपके आने से पहले हमारी टीम मीटिंग हो रही थी, तो सरकार ने कह दिया कि अगर आप डेबिट कार्ड के ज़रिए पेट्रोल पे पैसे देंगे आपको डिस्काउंट मिलेगा। ऑलरेडी रेस्टोरेंट्स में फ़र्क आ गया है, तो वाइट इकॉनमी बढ़ रही है। और दूसरा मेरा पैगाम है जितने भी लोग नौकरी पेशे हैं, भाई आप तो हैं ही वाइट इकॉनमी, हाँ आप तो हैं ही, ठीक है। बोझ उठा रहे हैं सब। आप किस चक्कर में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आप करें मेरे भाई, ठीक है। जो पाकिस्तान की एक मिडिल क्लास है जो साइजेबल है, वो अपनी आज भी सेविंग्स कमेटियाँ सोने की बालियों में कर रहे हैं। भाई आप खुदा के वास्ते चले जाएं इधर, आपको भी फ़ायदा होगा और मुल्क की मईशत को भी फ़ायदा होगा। जितना आप लोग स्टॉक में जुड़ते हैं उसका डायरेक्ट रिजल्ट इकोनॉमी के ऊपर भी हो रहा होता है। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा लोग ना ये भी सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट जैसे बढ़ गई 3 गुना हो गई, चलो थोड़ी सी और 2-3 साल और बढ़ जाएगी, लेकिन वो कहते हैं कि पाकिस्तान में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म तो हुए नहीं है, तो फिर ये तो बबल है, इसने तो गिरना ही गिरना है। तो उस पर मैं फिर लोगों को समझाता हूँ कि अभी हम ये जो पूरा इंटरेस्ट रेट वाला फार्मूला डिस्कस किया, 20 माइनस इंटरेस्ट रेट्स, ये पिछले 25 साल में है ना। पिछले 25 साल में कौन से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हुए थे? जमहूरियत नहीं आ सकी 25 साल में, स्ट्रक्चरल तो ये जो सारी हम बातें कर रहे हैं बूम बस साइकिल की, या पाकिस्तान की जो पी रेशो है वो 6 से बढ़ के जो है 8 से 12 की रेंज में चला जाएगा, दैट इज़ बेस्ड ऑन के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ना हो। लेकिन अब्दुल भाई ये चीज़ अफेक्ट कर सकती है सट्टे वाले को कि भाई हवा का रुख क्या है, बूम बस्ट हो रहा है कि नहीं। पर जो एक ट्रेड से आपने समझाया है कोहार्ट सीमेंट वाले से, वो फार्मूला स्प्रिंग वाला वो तो ट्रू होगा 2040 में भी, 2055 में भी, 2070 में भी, वो ट्रू था 1935 में भी, ठीक है। तो अगर आप या कोई भी ऐसी कंपनी इस तरह इन्वेस्टमेंट कर रही है तो उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई तेरे पास 100 रुपये हैं, तू 100 रुपये उस कंपनी में डाल जिस पे कर्जा भी कम है, जो अपनी मार्केट की एक्चुअल वैल्यूएशन बिजनेस वाइज से कई गुना कम पे बिक रही है, चुप करके ले ले। 20% वैल्यू पे मिल गई। मसलन मैं हैरान था कि 40 अरब का प्लांट जनाब 8 अरब में ख़रीद रहे थे। वैसे मैं एक बात करता हूँ, अगर उस ज़माने में किसी के पास अरब रुपया था और वो कोहार्ट के जाकर शेयर उठा लेता, वो तो सारे कहते हैं कि वॉरेन बफेट ही हुए। लेकिन इसमें ये चीज़ समझने की है कि अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो गए, अभी हम इस पर थोड़ी करते हैं डिस्कशन कि हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, तो ये जो पी रेशो 8 से 12 पे जाता है ना, ये फिर 12 में नहीं जाएगा, ये फिर 15 में जाएगा। चप्पड़ फाड़ के जाएगा। जैसे इंडिया के में आज 15 से 20 की रेंज में चल रहा है। तो अगर तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म होते हैं, फिर आपके जो पी रेशोज हैं, यानी कि 100 रुपये अगर बिज़नेस कमा रहा होता है उसकी कीमत 1000 होगी या 2000 होगी, तो वो तो फिर अगर एक दफ़ा आपकी इकॉनमी राइट ट्रैक पे चल गई, डॉक्यूमेंटेशन इंप्रूव हो गई, पाकिस्तान में जो है सस्टेनेबल लेवल पे ग्रोथ होने लग गई, तो फिर ये पी रेशो इससे भी ऊपर जाएंगे। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि मैंने आपको कहा कि अगले 25 साल में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की ना, अगर आप कहें ना कि क्लासिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो जाए जिस तरह किताब में होता है, वो तो नहीं होगा भाई, वो किसी मुल्क में नहीं होता। लेकिन आज की बनिस्बत 25 साल बाद पाकिस्तान की इकॉनमी ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड होगी, इसमें कोई शक नहीं।
ज़्यादा कैशलेस की तरफ होगी, छुपाना ही मुश्किल हो जाएगा। हम तो अब क्रिप्टो की रेगुलाइजेशन की तरफ भी जा रहे हैं, जो हमारी एक साइजेबल अमाउंट ऑफ ब्लैक मनी वहाँ है, वो भी ज़रा सराते मुस्तकीम पे है। मैं पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ यूज़र सेकंड हाईएस्ट दुनिया में। तो मैं कहना लोग गरीब नहीं है, हुकूमत गरीब है। तो वो भी हो रहा है। तो 100% ये सारा का सारा इवेंचुअली स्टॉक, मैं अगर मिसाल तौर पर मेरे पास 10 करोड़ वाइट मनी है, मैं क्यों ना 5 करोड़ स्टॉक्स में लगाऊं, जब मुझे पता है सालाना 8% 18% रिटर्न मिल रहा है आंखें बंद करके। भाई टॉप 70 कंपनीज़ हैं, उनके मार्केट शेयर के मुताबिक अगर 5 करोड़ डिवाइड कर दो, सो जाओ चुप करके, ठीक है। एज अपोज टू 5 करोड़ का एक प्लॉट DHA फेज 6 में ले लो, अब वो एक प्लॉट ही है मेरे भाई। तो ये तो होना ही होना है। मेरा ख्याल है कि अगले 3 से 4 साल में जो लोग अपने आप को इस काम में एजुकेट कर लेंगे, एक नई वेल्थ क्लास बनेगी। हमारे वालिद साहब ने प्रॉपर्टी की क्रिएशन देखी थी पाकिस्तान में, और मैं समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट का जन्म हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में फॉर द एवरेज यूज़र। उनका बेटा 80 से लेके 90s तक ना हमने अपने आप को पोजीशन कर लिया था रियल इस्टेट में। पोस्ट 96 कॉन्सेप्ट बना था लोगों में प्लॉट ख़रीदने का, और वो 20 साल हमने फिर एंजॉय किए। हम बैठे हुए थे, हमसे ही लोग हैं, आप कहीं और तो जा नहीं सकते। तो उसी तरह मैं समझता हूँ अगले 4 साल में जो अपने को स्टॉक से पोजीशन कर लेगा, सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रेजेंस क्रिएट कर लेगा, भाई उसे छप्पड़ फाड़ के पैसे कमाने हैं। और इसमें ऐसे भी तो हो सकता है ना, लेट से अब किसी के पास अभी घर नहीं है, हाँ, ठीक है, वो रेंट पे रह रहा है, और उसका है कि भाई हर किसी का एक तो घर होना चाहिए ना। वो तो इन्वेस्टमेंट नहीं होती ना, वो तो एक तरह से सेफ्टी होती है। हाँ, डेड एसेट होता है। हाँ, तो लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, 10 लाख जमा हुए, कहीं ना कहीं इंस्टॉलमेंट में कर देते हैं हल्की सोसाइटी में। हाँ हाँ, तो उससे बेहतर है आप शुरू में स्टॉक मार्केट कर लो, और जब वो आपको कंपाउंडिंग करके उतने पैसे दे देगा कि आप घर खरीद सकते हो, फिर घर खरीद फिर लेना। तगड़ी जगह घर ले लेना। हाँ, सही जगह घर ले लेना, भाई, जगह स्कैम ना हो। बड़ी सिंपल सी बात है कि अमूमन एवरेज बच्चे की इस वक्त शादी हो रही है 28-29 साल पे। 24 से लेकर 29 तक आपके पास 5 साल है, ठीक है, जब आप पे खर्चे बहुत मिनिमम होते हैं नॉर्मली, अनलेस आप घर में कोई इमरजेंसी हो। भाई वो 5 साल का जो पैसा है, अगर आप करेक्टली यूटिलाइज कर लें तो आपने 10 से 15 साल सिक्योर कर लेते हैं, ठीक है। मैं लकी 5 था। साल में इजीली आप जो है, अगर 3,25,000 भी महीने का हो तो आप 20-25 लाख सेव कर सकते हैं, और साथ साथ कंपाउंडिंग होगी तो ये कोई मेरा ख्याल है 5 तक तो कि चले जाते हैं। जो एजुकेशन आप दे रहे हो, बंदा वो लेना और बंदा मेहनत करे, तो हर वक्त कोई ना कोई कोहाट सीमेंट बैठा होता है। अच्छा, आजकल जो लोग क्रिप्टो की तरफ जा रहे हैं, देखिए मेरी उसमें अपनी राय है। मैं जहाँ पे बहुत डीरेगुलेशन होती है ना, डीरेगुलाइजेशन सेंट्रलाइज बॉडी से, वहाँ फ़ायदा भी नुकसान भी है। अवामुन्नास का नुकसान है। उसकी वजह ये है कि एक चीज़ ऑपरेट कर रही है प्योर बुल रन पे, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब मैं सुबह इलॉन मस्क की तरह ट्वीट कर दूं और मेरी कंपनी हो नेटवर्थ तो $100 बिलियन की, तो मैं तो मार्केट साथ ऐसे खेल सकता हूँ। ये जो स्टॉक मार्केट में आधे घंटे की ब्रेक आती है, ये रेगुलराइजेशन है एवरेज बंदे को बचाने के लिए। ये क्रिप्टो में नहीं है भाई। अच्छा, इसको अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, ज़्यादातर लोग देखते हैं कि $1 का होता था, लाख का हो गया है पिछले 10 सालों में। अच्छा, थोड़ा सा लोगों को ना ये भी समझना होगा कि जो पुराने रिटर्न्स आते हैं ना, वो ज़रूरी नहीं होता आगे भी आएँ। लोग ज़रा रियर व्यू मिरर में देख के गाड़ी चला रहे होते हैं। नहीं चल ठीक है, आज 1 लाख का बिटकॉइन है, ये 1 मिलियन कब होगा? इसके अंदर अगर आप अच्छे लोगों की बात सुने, जो सेंसिबल बात करते हैं, क्या है, बिटकॉइन को डिजिटल गोल्ड कहते हैं ना, यही इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ना, कि ये गोल्ड जितना मैं तो इसको कल्ट समझता हूँ हाँ। कि ये कल्ट मूवमेंट है। जो लोग कहते हैं कि 1 मिलियन का होगा, वो यही कहते हैं ना कि ये डिजिटल गोल्ड बन जाएगा। जी, गोल्ड आज जो है ना दुनिया में जितना भी है, उसकी वैल्यू है $20 से $22 ट्रिलियन, ठीक है। अब ये तकरीबन जितनी इन्फ्लेशन हो रही होती है ना, उसके हिसाब से इसकी भी वैल्यू एडजस्ट हो जाता है। तो अगले 25 साल में ये कोई $50-60 ट्रिलियन तक चला जाएगा, अगर हम 4 से 5% की एवरेज इन्फ्लेशन लगाएं। हालांकि पिछले 25 सालों में इससे कम एवरेज, लेकिन हम 4 से 5% के हिसाब से लगाएं, हम कहते हैं ये $50 ट्रिलियन का हो गया। और हम साथ ये भी अज्यूम करते हैं कि 25 साल में बिटकॉइन जो है ना, वो डिजिटल गोल्ड बन जाता है। एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि ये 50% ऑफ गोल्ड की वैल्यू तक पहुँचेगा, लेकिन हम 100% अज्यूम कर लेते हैं। यानी कि आज से 25 साल बाद बिटकॉइन की जो टोटल वैल्यू होगी ना, वो $50 ट्रिलियन गोल्ड के बराबर हो। आज इसकी वैल्यू है $2 ट्रिलियन। 21, कुछ लोग कहते हैं कुछ थोड़े से ज़ाया भी हो गए हैं, तो 20 मिलियन बिटकॉइन है, लाख का है, तो ये $2 ट्रिलियन बन जाए। यानी कि वो आपको कह रहा है कि अगर आप बिलीव करते हो कि बिटकॉइन 25 सालों में डिजिटल गोल्ड बन जाएगा, 100% ऑफ गोल्ड के बराबर आ जाएगा, तो भी आपको रिटर्न क्या मिलेगा, 25 टाइम्स ऑफ टुडे। यानी कि $2.5 मिलियन का बिटकॉइन हो जाएगा,
25 सालों में। लेकिन ये जो रिटर्न है अगर आप इसको पर ईयर निकालो तो ये 13 से 14% पर ईयर बनता है इन डॉलर। ये स्टॉक मार्केट का पिछले 25 सालों का रिटर्न है एवरेज इंडेक्स का। जो 18 से 19% था वो रुपीज़ में था। अगर आप उसमें से हर साल 5-6% की जो डिवैल्यूएशन होती है वो माइनस कर दो तो ये जो है आपको एवरेज कंपनी दे रही है। आपको क्या ज़रूरत है इतना बड़ा रिस्क लेने की विद ऑल द रेगुलराइजेशन। मैंने आपको वही कहना कि मैं क्रिप्टो को एज ए, मैं ऑनेस्टली लाइक बिल्कुल ही पागल हूँ आई गेस। मैं समझता हूँ कि ये डिसेंट्रलाइजेशन की जो बुलशिट थी ये कभी भी नहीं होनी। क्रिप्टो रेगुलराइज होकर दोबारा सेंट्रल बॉडी में आ जाएगा। कोई भी सरकार, दुनिया की डीप स्टेट कभी अलाउ ही नहीं करेगी कि अवामुन्नास के पास इतना कंट्रोल आ जाए। जितनी हैवी इन्वेस्टमेंट ब्लैक रॉक अब क्रिप्टो में कर रहा है, ये क्लियर इंडिकेशन है कि रेगुलाइजेशन की तरफ जा रही है। ब्लैक रॉक चूँ भी नहीं करता सरकार से मशवरा किए बगैर, तो ये नॉनसेंस थी। बाकी जो ये लोग हैं जो आपको कह रहे हैं कि ये वेल्थ क्रिएशन का मेथड है, जो आपको रिटर्न रेशियोज बता रहे हैं वो स्टूपिड हैं। हमने एक ऑफ कैमरा बात की थी वकास जगह के एक ट्रेड की, तो उस पर जो वो लेवरेज लगा रहा है उसके लिए $5,000 छोड़ो या $10,000 कुछ भी नहीं है। उस पर लेवरेज वो खेलता रहा सारा दिन, ठीक है, ये नहीं है। अच्छा, आप लेवरेज से रिलेटेड एक फनी कोट है समझाने के लिए लोगों को। बाइक एग्जांपल है तो उसके थोड़ा पर्सपेक्टिव। कहते हैं एक अक्लमंद आदमी 3 तरीक़ों से ही ना 3 L's जो है ना उसको नुकसान पहुंचा सकता है, बैंकरप्ट हो सकता है। एन इंटेलिजेंट मैन कैन गो बैंकरप्ट बाय ओनली 3 L's: लेडीज, लिकर, लेवरेज। तो ये बात दुरुस्त है। जुआ जो लोग खेलते हैं, जो एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, जैसे ही उनकी एडिक्शन बढ़ती जाती है, फाइनेंशियल इश्यूज कम होते जाते हैं, उतना ही उनका बेट का जो रेशियो होता है वो इंसेन हो जाता है कि बस वो एक छक्का लगेगा। और बाकायदा यहाँ पे यूट्यूब पे पूरी दुनिया में, नॉट जस्ट पाकिस्तान, मैंने बाहर के न्यूज़ देखे हैं जो इंसेन लेवरेज पे बैटिंग कर रहे होते हैं, क्रिप्टो पे, फॉरेक्स पे, हर चीज़ के ऊपर। और वो वामन ना सो कह रहे हैं दिस इज़ द वे, दिस इज़ लाइफ स्टाइल डिले। यार तू इंसेन है, तू क्या बात कर रहा है। एक बंदा जो 35 साल का ट्रक चला रहा है अमेरिका में, उसको तो स्टॉक में इन्वेस्ट करने दे शरीफ। तो दिस इज़ नॉट फॉर एवरीबडी। हाँ, आपके पास बहुत पैसे हैं तो खेल लो आप भी जुआ। दुनिया में भी अब जैसे ये बैंक्स वगैरह भी आ रहे हैं, थोड़ा बहुत लोगों को एडवाइस करने लग गए हैं कि आप थोड़ा सा ले लें, तो वो कहते हैं 3%, 2%, 4% ले लो, ऐसी डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी। नहीं, मैं तो लोगों को कहता हूँ भाई आप बिटकॉइन का एक शेयर खरीद लें, ठीक है, आप 2-3 और चीज़ों में इन्वेस्ट कर लें। जिस तरह आपने प्रॉपर्टी 3 साल रखनी है उस तरह रख लें, उसमें ग्रोथ रिटर्न होगी, डॉलर में एक बचत, एक इन्फ्लेशन से बचत हो जाती है आपको, बड़ी अच्छी बात है, थोड़ा फायदा हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात है, ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक्चुअली मेरी अपनी तहकीक भी है कि स्टॉक जो है वो हिस्टोरिकली बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट है, बिकॉज आप एक्टिव बिजनेस का पार्ट बन रहे होते हो, जो एक्टिवली ग्रो कर रहा होता है, जो कोई माल बना रहा होता है। ट्रू वेल्थ मैन्युफैक्चरिंग से ही आती है, मैंने ये देखा है। चाइना में 80 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर आए इसलिए नहीं कि उन्होंने बिटकॉइन माइन कर लिया या उनकी सरकार ने $1 बिलियन बिटकॉइन लाइक ग्रो कर लिया, उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट किए। हम एक पूरी ट्रेडर क्लास बना रहे हैं, पहले हमने रियल एस्टेट में बनाई, सब प्रोडक्ट काम कर रहे हैं। जिस बंदे को देखो प्रोडक्ट, यार क्या कर रहे हो भाई। मैं लाहौर शहर में इस वक्त गिव और टेक ना 1 लाख प्लस रियल एस्टेट का ब्रोकर। प्लॉट कितने हैं? प्लॉट तो खैर बहुत ज़्यादा हैं, बस वो जितने हम फाइलें बनाते हैं तो एक सोसाइटी लाख फाइल बना देती है। पर अवामुन्नास की पॉपुलेशन 1.5 करोड़ है यार, उसमें से अडल्ट पॉपुलेशन जो एक्चुअली चीज़ें परचेज करती है वो 20 लाख है। हर एक बंदे का सिर्फ 20 क्लाइंट है, अगर पॉसिबल नहीं है ना। तो ये सारे ऑपरेट कर रहे हैं एक पिरामिड नेटवर्क में। ज़मीन और जो बड़े हैं उनके पास ग्राहक हैं, वो नीचे चेन बना के चीज़ चल रहे होते हैं, तो सारे स्क्रैप्स पे जी रहे होते हैं, कोई असली काम तो नहीं है। अच्छा, जैसे आजकल बातें हो रही हैं बिटकॉइन को अलाउ कर रहे हैं पाकिस्तान में, इससे मनी लॉन्ड्रिंग नहीं शुरू हो जाएगी? मनी लॉन्ड्रिंग जो हो रही थी वो रेगुलराइज हो जाएगी। मनी लॉन्ड्रिंग ऑलरेडी हो रही थी, मसलन के बाइनमो के थ्रू भी हो रही थी, बिटकॉइन के थ्रू भी हो रही थी, जनरली क्रिप्टो के थ्रू हो रही थी। इसको रेगुलराइज करके जब आप डिक्लेरेशन शुरू करेंगे तो अगले 10 साल के ऊपर आप लोगों को मजबूर करेंगे कि वो रेगुलराइज करें, और वो अच्छी चीज़ है भाई। ज़ाहिर है आप लोगों को नहीं समझा पा रहे कि इसमें पैसे ना डालो, वो डाल रहे हैं तो कम से कम वो रेगुलेट तो कर लो। और फिर एक और बहुत बड़ा मसला हो रहा था कि आपकी दुनिया भर के अंदर इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए थे पाकिस्तानी, वो आप लोगों के पैसे मंगवा रहे थे। उनकी ऐप्स के साथ डील्स हुई हुई थी कि भाई तुम हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे ले आओगे तुम्हें हम 5%, 10%, 15% देंगे। तो वो धड़ाधड़ यहाँ पे प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, वो थोड़ा रेगुलेट होगा। फिर फ्रॉम अ स्टेट पर्सपेक्टिव, अगर बिटकॉइन ने लेट से गोल्ड बनना है, ठीक है, तो इट डज़ नॉट हार्म यू टू बाय सम। आप अपने रिजर्व जैसे होता है बना लें, गोल्ड में भी है, इसमें भी है, डॉलर में भी होते हैं आपके,
तो आप बना लें। लेकिन क्या ये मुल्क की तकदीर बदल देगा, जैसा वकार भाई कहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, ये एक नॉनसेंस है। हमारा 25 करोड़ का मुल्क है, हम दुबई नहीं है जहाँ भी इतनी सी पॉपुलेशन है। तो दुबई ने भी आई थिंक सिर्फ $500 मिलियन की खरीदे। मैं कहता हूँ दुबई जो मर्जी करे, वो एक जाली मुल्क है। जिस मुल्क की पॉपुलेशन इतनी सी हो, उसका पाकिस्तान से कंपैरिजन नहीं है मेरे भाई। हम 25 करोड़ का मुल्क हैं, इंडिया 1.5 अरब का मुल्क है, चाइना बिलियन प्लस का मुल्क है। हमें मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स ही क्रिएट करने हैं, हम नहीं इससे निकल सकते। इवन अमेरिका जो 30 करोड़ का मुल्क है, वो अपने जॉबलेसनेस के इश्यूज नहीं सॉल्व कर सकता। तो अगेन ये मैं समझता हूँ कि एक लैक ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की समझ है, जिसकी वजह से लोग ये अनापशना, हाँ फॉर एन इंडिविजुअल ठीक है, आप अपनी वेल्थ बढ़ा सकते हैं, मुल्क का तकदीर नहीं चेंज होती, मुल्क को मैन्युफैक्चरिंग ही करनी होती है। अच्छा, इसमें ये जो सारी चल रही है ना क्रिप्टो पे, इसके मेरे हिसाब से ना 3 एंगल हैं। भाई पहला है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ना टूल्स बनते हैं, तो पाकिस्तान के आईटी डेवलपर्स, फ्रीलांसर्स कुछ बना सकते हैं, स्टार्टअप जैसे कर सकते हैं। तो अब बड़ा अजीब लगता है कि एक मुल्क में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे जो है डेवलपर्स चीज़ें बना रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी बैन है। हाँ, तो एक ये एंगल हो सकता है कि लोग इसको थोड़ा सा आईटी इंडस्ट्री और बिल्डिंग सॉफ्टवेयर्स पे लेके जाए, वो तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाने आप। अब पाकिस्तान में ये जो रिजर्व्स का डेटा आता है ना, इसके अलावा पाकिस्तान के पास गोल्ड के रिजर्व भी हैं 5 से 6 बिलियन डॉलर के। हो सकता है उन्होंने सोचा हो कि चलो हम 500 मिलियन निकाल देते 500 या हैं। 1 बिलियन डॉलर अगले 3-4 सालों में इसमें बिटकॉइन भी ऐड कर देते हैं, डाइवर्सिफिकेशन हो ठीक है। जाएगी। उसके लिए आप माइनिंग कर लें, आप जो भी कर लें, माइन करके ले लें या ख़रीद लें। वो कर रहे हैं, दोनों चीज़ें करेंगे। हाँ, तीसरा जो है ना कि पाकिस्तान में बिटकॉइन माइनिंग हो, ये बहुत मुश्किल है भाई बिजली जहाँ इतनी महंगी है, और बिटकॉइन माइनिंग तुमने कैसे कर लें? और दूसरा 6 लाख यूनिट कितने कॉइन रह गए पीछे जो माइन होने हैं? अभी हम देख रहे थे कि 6 लाख यूनिट लगते हैं। आप वियतनाम, बांग्लादेश, श्रीलंका से कम्पीट ही नहीं कर जहाँ सकते। पे माइनिंग होती है ना, उधर 3-4 सेंट की बिजली बनती है। अगेन क्या कहते हैं वो, एक मैं तो इसको ब्रो साइंस कहता हूँ कि भाई तुम्हें पता है नहीं है, अभी बकचोदी कर रहे होते हो। एक चीज़ की रियलिटी है कि पाकिस्तान में कुछ चीज़ें बहुत महंगी हैं। हम मैन्युफैक्चरिंग का पिटते ही हैं कि भाई बिजली पे सब्सिडी दो, ठीक है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग हो सके। एक जो गवादर वाली अटैम्प्ट थी सीपैक बनाने की, वो ये था कि पाकिस्तान मिनहासुल कौम जो है एक ट्रेडर कौम बन जाए, कि भाई माल चाइना का होता है, पोर्ट हमारा है, और हम इसका ऑपरेट यूएई है, लेकिन हम इसको एक ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स के पैमाने पे करें, जो बिल्कुल हो सकता है। उसके लिए आप देखते हो कि सीपैक के रूट्स पे ऑपरेशंस हो रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर भी ऑपरेशन अंडरवे है कि BLNA को तबाह करना है और एरिया को कंट्रोल करना है। एक वो मेजर फाइनेंशियल चेंज होता है पाकिस्तान के लिए कि यहाँ से ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्लो करें, ठीक है। दूसरा है कि आप मैन्युफैक्चरिंग करें। ये बाकी सब कुछ देखिए, अगर आप बेमायनी है। आईटी की भी जैसे बात करते हैं, लोग कहते हैं आईटी बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगी, वो कर सकती है अपनी स्पीड पे, वो करती रहेगी, लेकिन 5 से 10 करोड़ बच्चों को जॉब भी तो देनी है ना भाई। आप ये देखें, उनको आईटी स्किल्स आती नहीं है। इंडिया ने अपनी आईटी डेवलपमेंट की इन टर्म्स ऑफ रिटेल सर्विसेज, ठोगी मंजी। पूरी दुनिया जो AI शिफ्ट कर रही है, अब पता चल रहा है कि जो आपकी बेसिक कोडिंग प्रोग्राम्स है वो बेमायनी होने लगे हैं। आईटी इंडस्ट्री में आप कैचअप खेल रहे हैं, इंडिया भी कैचअप खेल रहा है, ठीक है। चाइना और अमेरिका उसको पायनियर कर रहे हैं, अमेरिका पायनियर कर रहा है। तो आपकी एजुकेशनल सिस्टम उनसे 10 से 15 साल पीछे होते हैं। फास्ट जिस रफ्तार से आज सॉफ्टवेयर इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहा है, आपको 10 साल बाद नहीं चाहिए। तो इन बच्चों का रोज़गार क्या होगा? आप अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन से अलाइन नहीं कर रहे, ठीक है। तो आपको अपने मुल्क के जो एजुकेशनल सिस्टम्स हैं उनको इन सिंक करना पड़ेगा अपने इकोनॉमिक प्लान से, जिस तरह चाइना ने किया था। इकोनॉमिक प्लान नहीं होता ना सर में, आप हर दो साल बाद नया इकोनॉमिक प्लान आया था। अच्छा, मेरा वैसे ये ख्याल है कि अब हमारे पास ना पिछले, अगर आप, मैंने सीपैक के दौर में देखा था कि जरदारी साहब ने साइन किया। अब मेरा प्रॉपर्टी का करियर था उस टाइम में, तो हम हर चीज़ पढ़ रहे होते थे। साइन किया, नवाशी साहब ने उस पर काम किया और एक कंटिन्यूटी हुई। इमरान खान साहब दौर के अंदर आते साथ ही उन्होंने रिवाइज़ किए कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे घोटाला था, धांधली हुई थी, लेकिन उन्होंने इतने उसको अजीब तरीके से किया कि वो प्रोजेक्ट स्टॉल हो गया। मसलन ठीक है, सरकारी प्रोजेक्ट्स में घोटाले होते हैं, आप करें रिवाइज, उस तरीके से करेंगे प्रोजेक्ट चलता रहे, ठीक है। वो प्रोजेक्ट स्टॉल हो गया, लेकिन पहली दफ़ा हमने देखा था कि अक्रॉस 2 गवर्नमेंट्स एक प्रोजेक्ट की कंटिन्यूटी हुई थी, और उसका इम्पैक्ट ये हुआ था कि $32.5 बिलियन चाइना ने इन्वेस्ट कर दिए 10 साल के ऊपर, ठीक है। और टोटल प्लान था $64 बिलियन का। तो $32.5 बिलियन आने से आपका KP, बलूचिस्तान, साउथ पंजाब, इंटीरियर सिंध चल पड़ा था। ज़ाहिर है वहाँ पे जगह खरीदी जा रही है, रोड बन रहे हैं, स्टॉप्स बन रहे हैं, आपकी जगह जगह इकोनॉमिक जोन्स बन रहे थे। फिर जो लार्जर सीपैक प्रोजेक्ट था उसके अंदर तो बहुत कुछ था, ट्रेन का निज़ाम तो नहीं क्या क्या था।
तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है, अभी हमने भी मिस अब की मैं हुई है। समझता हूँ पाकिस्तान का तो अपॉर्चुनिटी है, जैसे ये चाइना पे टैरिफ्स लग रहे हैं, तो अगर आप अपनी थोड़ी बिजली कंट्रोल कर लें, अगर आप अपने सिस्टम बेहतर कर लें, तो चाइना बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री यहाँ पे लगा सकता है। चाइना लगाना चाहता है। देखो चाइना ने डिक्लेयर किया था वॉर से पहले कि पाकिस्तान और चाइना आयरन ब्रदर्स हैं। इसका मतलब है कि अब हमारे मिलिट्री स्ट्रेटेजिक अभी गोल्स भी जंग साझे हैं। में काफ़ी हाथा हूँ भाई सब कह रहे हैं कि चाइनीज़ वर्सेस चाइना वर्सेस दुनिया हुआ है, और उसमें पाकिस्तान ने परफॉर्म किया, चाइना की बल्ले बल्ले हो गई है। तो हमें अपने आप को इकोनॉमिकली रीअलाइन करना है। देखिए रशिया ने किया, रशिया पे सैंक्शंस लगी, रशिया का तेल इंडिया ने लेके बेचा यूरोप को, ठीक है भाई, हम भी कर सकते थे। अब चाइना का जितना माल है उस पर टैरिफ्स लग रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान की टैरिफ की निस्बत कम है, आप चुप करके यहाँ से रिपर्पस करना शुरू करते वापस हैं। कर लें। पाकिस्तान का चावल दुनिया भर में बिकता है इंडियन मोहर के साथ, यहाँ से दुबई जाता है, वहाँ से मोहर लगती है, दुनिया में बिकता है। तो बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ मुझे ये लगता है कभी कभार कि सरकार को बिज़नेस को रूम देना चाहिए, उसको डिक्टेट ना करें, उसको टारगेट दें कि भाई मुझे इस इंडस्ट्री से साल का ना 10 अरब टैक्स चाहिए, देते हैं भाई, बस आप ये चीज़ें हमें करने दें। लेकिन इकोनॉमिक्स में कोई भी जो रिलेशनशिप होती है उसमें दोनों बंदों को फ़ायदा होना चाहिए। हाँ जैसे हम लोग कोई चीज़ करते हैं तो उसमें अगले बंदे को 10 गुना फ़ायदा हो रहा होता है, तो फिर वो हमें फ़ीस भी दे देता है। हाँ, तो इसी तरह से गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि इनको कमाने दो ताकि जो है हमें भी फ़ायदा हो। अभी तो गवर्नमेंट यही सोच रही है किस तरह टैक्स इकट्ठा करें। हम हर क्वार्टर में टारगेट फेल कर रहे हैं। पिछले क्वार्टर में तो हमें IMF ने कह दिया कि टारगेट आप नहीं हम रखेंगे, आप फर्जी टारगेट रखते हैं, वो पूरा होता नहीं, फिर सुबकी होती है। उन्होंने टारगेट कम करवाया कि भाई यार इतनी भी ना छोड़ो, सही है। तो वो टारगेट्स भी कम कर रहे हैं। तो अभी तो बिजली भी महंगी होनी है मज़ीद, तेल तो महंगा हुआ है 1 रुपये, क्योंकि हमारे यहाँ एक और दिक्कत भी है, और ये मैं समझता हूँ कि ये ओवर पैसेज ऑफ टाइम मुझे अंडरस्टैंड है। मैं भी पहले इस चीज़ का एडवोकेट था कि हम टैक्स ना दें, भाई क्यों दें, सरकार करती कुछ नहीं है। अब मैं इसी कह रही हूँ भाई आप टैक्स दें और फिर सरकारी गिची पकड़ें, जनाब मैं 100 रुपये देते कितने हैं। हमारी जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है, जो हमारी इनकम टैक्स है, वो तो पथेटिक है। सर के वो तो बड़ी कंपनीज देती हैं। भाई टोटल 10 लोग हैं जो 10 अरब के रेवेन्यू से ज़्यादा डिक्लेयर करते हैं पाकिस्तान में। मतलब आप बैंक्स 50% देते हैं टैक्स, बड़ी कंपनीज 39% देती हैं। आप इन्हीं को मिला लें तो बाकी पीछे कोई भी नहीं देता जो अनरजिस्टर्ड चल रहे हैं। जो आपका मेजॉरिटी टैक्स इकट्ठा हो रहा है वो हो रहा है डायरेक्ट टैक्सेशन GST लेवीज़ की शक्ल में, और वो आपकी मिडिल क्लास दे रही है, ठीक है। तो मेरे भाई आप अपना टैक्सेशन का निज़ाम भी इम्प्रूव करें जिस अच्छा, तरह। ये सारे रिफॉर्म्स अगर पाकिस्तान में होते हैं ना, एक और फ़ायदा होता है स्टॉक मार्केट, नए IPOs आने लग जाते हैं। अभी अगर पाकिस्तान जैसे इंडिया में मेरे ख्याल से कोई हर हफ्ते में 2 होते हैं या शायद इससे भी ज़्यादा होते हैं, कोई 200-300 होते हैं साल में, और पाकिस्तान में 5, 7, 10 मैक्सिमम। पाकिस्तान में तो पूरा पाकिस्तान अनाउंस करता है कि जनाब हाँ, एक IPO एक करने IPO लगे हैं, सबसे और पीछे सारे पागल हो जाते हैं कि जनाब क्या बात तो है। उसके पीछे ना 2 रीज़न। एक पहला होता है कि अब आपने कोई बिजनेस बनाया है, सही है, अब आपको तो उसकी असल वैल्यू पता है ना। हाँ, अब पाकिस्तान में स्टॉक मार्केट में सारी चीज़ें जो है ना अपनी असल वैल्यू से कम पे चल रही होती हैं, तो आप क्यों बेचोगे? अब वो भी मेरा 100 रुपये का बिजनेस है, मैं 50 में क्यों बेचूँ? मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ, मैं किसी और से पैसे ले लेता हूँ, मैं बैंक से पैसे ले लेता हूँ, ठीक है। एक ये रीज़न होता है। अब ये जब फिर बुल मार्केट आती है, चीज़ें अपनी असल वैल्यू के करीब आती हैं, तो थोड़े से IPOs बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये वाला मसला सॉल्व हो जाता है। दूसरा मसला होता है जब कोई कंपनी आती है तो पहले वो सारे जिन लोगों से काम कर रही होती है वो सब अनडॉक्यूमेंटेड होते हैं, तो उसके हिसाब से उसके पूरी बुक्स बनी होती हैं। तो कहते हैं कि अगर तुम स्टॉक मार्केट पे आओगे तो तुम्हें तो सब कुछ सही दिखाना है, हम तो फिर सारे कुछ भी फारिग हो बेचोगे तो जाएंगे। तुम्हें टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो उस वजह से अनडॉक्यूमेंटेड वाली चीज़ जैसे अगले टेक्नोलॉजी के साथ अगले 15-20 सालों में सॉल्व होगी, IPOs खुद ब खुद आने लग जाएंगे। IPOs जितने आएंगे उतना ही आपको वेल्थ जनरेशन का चांस ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज एक उतनी ज़्यादा broad होगी stock IPO रन के अंदर ही बहुत बड़ी गेम होती है, ठीक है। मैं तो ये समझता हूँ कि ये हम यहाँ पे देखते हैं कि जो बहुत सारी को वर्किंग स्पेसेस बनी है ना, इन्होंने VC से पैसे उठाए हैं। मैं बैठे सोचता था कि यार VC इसमें क्यों पैसे डाल रहे हैं, वो तो बाकी मईशत का मैंने हाल देखा और बुक्स का हाल देखा, मैं कहा तुम्हारा यही बनता है भाई, क्योंकि वो वाहिद बिजनेस हैं जो ऊपर से लेके नीचे तक रेगुलेटेड हैं, उन्होंने हर चीज़ डिक्लेयर करनी है, क्योंकि सिटी सेंटर्स में खुले होते हैं, छुप नहीं सकते। तो फिर VC सेफ फील करता है, हालांकि उनका रिटर्न रेशियो पथेटिक है। को वर्किंग स्पेस कितना पैसा कमा ली यार जिस डिफरेंशियल में वो काम कर रहे थे, लेकिन VC की मजबूरी है। अब लाहौर में 3-4 वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स बन गए हैं, उनके पास पैसे हैं, खर्च करने की जगह नहीं है, उनको समझ नहीं आ रही क्या करें। वो इनेविटेबली सोना उठा लेते हैं, बीच में स्टॉक उठा लेते हैं। एक दोनों तो हमें फ़ोन कर मुझे भाई प्लॉट ना उठा ले। मैं कहा यार तू VC है भाई, तू को बिजनेस को फंड कर, तू प्लॉट उठाएगा तो क्या बनेगा।
वो तो बैंक्स ने जब एक स्ट्रेटेजिक पॉलिसी बनाई 2000s में कि भाई ये जो लोन की बस प्रॉपर्टियाँ मिलती थी ना, ये उठाना शुरू कर दो, इनका अब फ़ायदा है। 90s में तो कोई फ़ायदा नहीं, 90s में तो ठुक जाती थी मंजी कि 20 करोड़ का लोन दिया हुआ है एक इंडस्ट्री को, वो होगी बंद, उसने फैक्ट्री की ज़मीन दे दी, अब ये गले का हार है। तो बैंकों ने इंसेन पैसा डालना शुरू कर दिया। जो कोई डिफ़ॉल्ट करता था दस्ती उसकी प्रॉपर्टी ले लेते थे, फिर उसके ऑक्शन कराते थे, वो हम फिर सस्ती खरीद लेते थे ऑक्शन में, लेकिन वो पूरा एक साइकिल बना था। अब हमारे इंस्टीट्यूशंस को, वीसीस को, लोगों को अपना जो पैसा है उसका रुख चेंज करना पड़ेगा अगर मुल्क को बचाना है, वरना तो हाउसिंग से तो कोई फ़ायदा नहीं होता मुल्क का, वो तो बनी जा रही है बेपना। और हाउसिंग में फिर ये भी तो है ना कि अब आपकी सारी चीज़ें जो हैं उसमें जो घर में लगती हैं वो इम्पोर्टेड है। भाई 42 इंडस्ट्री है टोटल जो रियल एस्टेट से मुंसलिक है, जिसके अंदर से अब मेजॉरिटी माल इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है, मास वाए जो ग्रे का माल होता है, ठीक, इवन के जो आपकी टाइल देख लो, आप वो चीज़ देख लो, उसके रॉ मटेरियल तो सारे बाहर से ही आ रहे हैं ना। स्टील का भी 80% रॉ मटेरियल तो बाहर से ही आता है। आपके सस्ते घर में भी चाइना का डी क्वालिटी माल लग रहा है, क्योंकि चाइना का डी क्वालिटी माल जब यहाँ पे आता है, और अगेन यहाँ पे लोगों की लाइन सेट हुई होती है, पोर्ट पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं पे करते, तो लोकल कम्पीट ही नहीं कर सकता। तो भाई इवन आपका जो 2 मरले 3 मरले का घर बन रहा है 20-25 लाख का, वो भी डी क्वालिटी टाइल चाइना की लगा रहा है, सस्ती है ना। वो जो बाथरूम फिटिंग्स हैं वो चाइना की लगा रहा है, टर्की का बहुत सामान आ गया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है ये चीज़, तो वो इंडस्ट्री में साथ चलती नहीं। मास वाए ईंट, सरिया, सीमेंट, नहीं सरिया में भी 70% इम्पोर्टेड होता है, स्क्रैप। नहीं वो तो रीपर्पज हो रहा है ना, चलो कम से कम उसमें लोकल इंडस्ट्री के मजदूर को काम मिल रहा है, फैक्ट्री चल रही है, बिजली इस्तेमाल है, वो हो गया। एक्स्ट्रा बिजली है पाकिस्तान की। भाई अगर तो उस तरह हम जाएंगे तो सीमेंट का बहुत सारा रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, ठीक है, नहीं तो 50% जिसका कम हो ना वो फिर भी ठीक हो जायज़ हो जाता है। हाँ कि चलो कुछ तो बन रहा है यहाँ पे। तो बाकी तो जब हम फिनिशिंग के सामान पे आते हैं, जो मेजॉरिटी कॉस्ट होती है घर की, वो तो तकरीबन सारा बाहर से आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब हम हमारी बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट करेंगे थ्रू द स्टॉक मार्केट, उसमें कॉन्फिडेंस भी मिलता है। अच्छा, इसमें ना लोग सोचते हैं कि जैसे हमने बात की लॉन्ग टर्म में बिजनेस पाकिस्तान के पिछले 20-25 साल तो अच्छे नहीं रहे, तो कैसे बिजनेस ने इतना कमा लिया? अच्छे रहे, किसने कहा नहीं अच्छे रहे? नहीं, इकोनॉमी वाइज अगर हम देखें तो हम नीचे ही गए हैं ना, लेकिन स्टॉक नहीं, ये एक फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग है। हमारा इकोनॉमी साइज इंक्रीज हुआ है, 25 साल में डिक्रीज तो हुआ नहीं। लेकिन हमारा ग्रोथ रेट जैसे इंडिया से देखें, हमारा डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का जीडीपी नहीं, गवर्नमेंट जीडीपी और चीज़ है, ठीक है। आप अगर कहें कि हमारा ट्रेड डेफिसिट रहा है, बिल्कुल रहा है, ठीक है, हमारी जीडीपी उस तरह नहीं ग्रो की जिस तरह इंडिया की नहीं की, लेकिन हमारा मार्केट गैप इंक्रीज करता रहा। नहीं, हमारा मार्केट कैप होता था $100 बिलियन 2017 में, आज मेरे ख्याल से वो 40-45 है। लेकिन खैर मार्केट कैप, हाँ मार्केट नहीं $100 बिलियन टच हुआ था 2017 में, आज अच्छा नहीं, मैं मार्केट कैप कुछ और कह रहा हूँ, सॉरी मैं गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। आपकी मार्केट का साइज इंक्रीज कर रहा है। आज हमारा डिक्लेयर्ड मार्केट साइज $400 बिलियन जीडीपी का, हाँ ठीक है, सॉरी मैंने फिर गलत लफ्ज़ इस्तेमाल किया, आप सही कह रहे हैं। तो वो तो हमारा इंक्रीज़ किए जा रहा है, तो अमाउंट ऑफ मनी टू मूव अराउंड तो एग्जिस्ट करता है, और ब्लैक का उतना ही एग्जिस्ट करता है आपके पास। अच्छा, इसमें ना जैसे पिछले 25 साल में जो अच्छे रिटर्न आए हैं, उसको अगर आप लॉजिकली देखेंगे ना, उसके 2 रीज़न हैं। एक है जैसे हमने बात की, जो कंपनी जो चीज़ बना रही थी ना, जब उसकी कॉस्ट बढ़ी उसने भी प्राइस बढ़ा दी, तब उसके पास है प्राइसिंग पावर। वॉरेन बफे उसको ना इस तरीके से एक्सप्लेन करता है, जैसे उसने कोक के शेयर खरीदे हैं, तो कहते हैं दुनिया में जैसे जैसे नए मुल्कों में तरक्की होगी वहाँ पे कोक ही पियेंगे लोग, लोकल बेवरेज कंपनी सक्सेसफुल होने के चांस बहुत कम है, बहुत कम मुल्कों में है। इंडिया सबसे बड़ी मिसाल है कि जब उनकी मार्केट लिबरलाइजेशन हुई तो पेप्सी और कोक छा गई। हाँ, तो मतलब कि प्राइसिंग पावर जिस बिजनेस में हो ना, वो अपनी कीमत बढ़ा देते हैं। पाकिस्तान में कोलगेट की एग्जांपल हो गई, इवन सीमेंट की एग्जांपल हो गई, कि कोई भी कॉस्ट बढ़ती है वो अपनी प्राइस बढ़ा देते हैं, तो उनके जो प्रॉफिट है ना वो डॉलर में बढ़ते रहते हैं। दूसरा रीज़न होता है कि अगर कोई इंडस्ट्री थोड़ी बहुत स्ट्रगल कर भी रही है, उसके पास प्राइसिंग पावर नहीं है, तो उसका जो प्लांट है ना वो लगा तो डॉलर में ही हुआ है ना, उसको अगर एक और बंदे ने लगाना हो तो वो सोचता है कितने का रहेगा ये। तो जो डीवैल्यूएशन होती है ना, वो थोड़े अगर कभी होती है तो उससे उस टाइम पे तो स्टॉक मार्केट गिर जाती है, लेकिन फिर जब चीज़ें स्टेबल हो जाती हैं तो वो न्यू प्राइस ऑफ डॉलर के हिसाब से जो एसेट्स है ना वो अपनी प्राइस पे चले जाते हैं। ठीक है, इसी वजह से लॉन्ग टर्म में जो है वो डॉलर में भी अच्छा रिटर्न दे जाते हैं। एक उनके पास प्राइसिंग पावर होती है, और एक जिस एसेट को वो ओन करते हैं ना उसकी वैल्यू डॉलर में है, तो इस वजह से ये लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न दे जाते हैं।
आई थिंक जितना लोगों के अंदर एजुकेशन इसके बारे में बढ़ेगी उतने ही जो दलील हैं स्टॉक्स के वो बढ़ते जाएंगे, उतने ही दलील बढ़ते जाएंगे एजुकेशन के आप बिजनेसेस में पार्टनर्स बनते जाएं। लाइक इसको हम एक झटके तरीके से समझा देते हैं, कोई आपसे करोड़ रुपया लेके आपको शरीकेदारी दे दे बिज़नेस में, या करोड़ रुपया लेके महीने का लाख रुपया प्रॉफिट दे दे तो आप कहेंगे शरीकेदारी दे दो, ठीक है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होगी भाई पैसा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। अगर कंपनी करोड़ रुपये प्रॉफिट कमाएगी तो आपको आधा मिल जाएगा अगर आधे के शरीकेदार हो, लेकिन लाख रुपया महीने का मतलब कि 12 लाख साल का मिलेगा। एक तो थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में ना जो सूदी माइंडसेट है वो कम करना पड़ेगा। ये काफ़ी बढ़ गया है पिछले 10-15 साल के अंदर, इसको कम करें, जेन्युइन बिजनेस की तरफ इन्वेस्ट करें। और एक बहुत बेहतरीन टूल है स्टॉक्स का जेन्युइन बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए। ये जब कोविड आया था ना तो मार्च में आया 2020 में, ये वॉरेन बफेट की जो कंपनी की एजीएम होती है ना, ये मई के शुरू में होती है, तो मतलब 1.5 महीने बाद आ गया, सब लॉकडाउन वगैरह लगे थे। यूजुअली वो स्टेडियम में 40-50 हज़ार लोग आते हैं शेयर होल्डर्स, उस दफ़ा कोई भी नहीं आया, लॉकडाउन लगा हुआ था। उसने उस मोमेंट की नज़ाकत समझते हुए लोगों को 2 घंटे तक एक्सप्लेन किया कि दुनिया में मसले आएंगे। उसने अपनी अमेरिका की एग्जांपल दी, कहता पहले वर्ल्ड वॉर 1 हुई, फिर 2 हुई, 2 में हम लोग जो है वो जीत गए, फिर उसके बाद जो है अमेरिकन प्रेसिडेंट को असैसिनेट कर दिया, कैनेडी को। कहता है बहुत बड़ा एक रिसेशन भी आया उनका 1970s में, ऑयल का जो क्राइसिस हुआ था मिडिल ईस्ट वाला, जब शाह फैसल ने तेल बंद कर दिया। हाँ, तेल बंद कर दिया था अमेरिका का, जब तो वो इंपोर्ट करते होते थे। कहता फिर आगे और एग्जांपल भी बताता है, कहता है कि जो 1950s में जो कंपनी होती थी वो बैठ गई, एक नई कंपनी ऊपर आ गई, वियतनाम वॉर हो गई। कहता रिजल्ट क्या है? रिजल्ट है जो इंडेक्स पहले मेरे ख्याल से 1000 का होता था, वो आज जो है वो लाखों में पहुंचा हुआ है। डाउ जोन्स इंडेक्स 1954 में 380-90 का होता था, आज वो 40,000 ज़्यादा हो गया। तो कहते हैं लॉन्ग टर्म में बिजनेसमैन किसी मुल्क के भी हों, उन्होंने वेल्थ क्रिएशन करनी ही करनी। आप उनके साथ पार्टनर बन जाओगे, चुपचाप जो है लॉन्ग टर्म में आपके भी बहुत अच्छे प्रॉफिट आएंगे। आई थिंक इसी बात पे हम कॉन्वर्सेशन को एंड करते हैं कि भाई मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, फैमिन आ जाए, भूख नंग आ जाए, जंग हो जाए, धंधा चलता रहेगा जब तक कि मादी ना आ जाए, फिर दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसको एंड करते वक्त मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। हमने देखा है अपने ना एक्सपीरियंस में 2 चीज़ों से लोग परेशान होते हैं। एक होता है कि ये सारा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव नहीं होता, जो खबरें चल रही होती हैं ना उससे घबरा जाते हैं, उसको तो हमने आज बहुत डिस्कस कर। दूसरा एंगल होता है कि उन्होंने जिस कंपनी के शेयर लिए होते हैं ना उसको उनका पता नहीं होता। रियल एस्टेट में ये कम होता है, वो 7 वाले प्लॉट का अंदाज़ा लगा लेते हैं, ये इतने का है, इस पर मैं घर बना लूँ तो मुझे इतना रेंट आएगा, वो फेयर वैल्यू तक पहुँच जाते हैं, एक रीज़नेबल अमाउंट तक, आसान होता है। हाँ, लेकिन स्टॉक्स में जो अर्निंग्स होती हैं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती हैं, फिर आपको जो है हर बंदा आके अपनी जो है एडवाइस दे रहा होता है कि ये कर लो, ये इन्फॉर्मेशन आने ली, ये कर लो, तो वो ना थोड़ा सा फेयर वैल्यू तक पहुँचने में मुश्किल होती है। तो इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर जो कंपनीज़ वाली वीडियोज़ बनी हुई है ना, वो आप देखें। हमने कोशिश करते हैं कि जो टॉप 20 कंपनीज़ है ना उसमें 10 से ज़्यादा की तो बन गई हैं, ज़्यादातर लोग उन्हीं में इन्वेस्ट करते हैं। जब आपको उनका पूरा बिजनेस समझ आ जाएगा तो आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। जब आपके पास एकदम कॉन्फिडेंस आ जाएगा फिर आप जो है अच्छी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्ट्रेस फ्री। ये बात मैंने बड़ी अच्छी की है कि अगर आपको बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग होगी वो कंपनीज कर क्या रहे हैं तो आप उसकी फेयर प्राइस, फेयर वैल्यू जज कर सकते हैं बेहतर, और लोगों की सुनी सुनाई बात पे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं होती। अब्दुर्रहमान भाई आपका आने का बहुत शुक्रिया यार, बहुत सारी नई चीज़ें मुझे पता चली हैं पहली दफ़ा, तो उम्मीद है लोग भी इससे सीखेंगे। अब्दुर्रहमान भाई के सोशल से नीचे लिंक कर देंगे, काइंडली जाके जो कंपनीज़ की वीडियोज़ देखें, आप इनके थ्रू इन्वेस्ट करें, किसी के थ्रू इन्वेस्ट करें, डजेंट मैटर, आप अपने आप को एजुकेट करें कि ये कंपनीज़ कर क्या रही हैं, स्टॉक्स ऑपरेट कैसे हो रहे हैं। और जिस तरह उन्होंने कहा ना रियल एस्टेट में आप फेयर वैल्यू तक पहुंच सकते हैं, मेरा बिलीव ये कि स्टॉक्स में भी आप पहुंचते हैं, सारा डाटा अवेलेबल है। डीलर तो फिर भी झूठ बोल सकता है 7 वाला प्लॉट कितने का बिका है, लेकिन जो कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं वो झूठ नहीं बोल सकती। SECP के रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उनको मजबूर करते हैं। तो काइंडली यार मुल्क के लिए, अपने लिए बेहतर इन्वेस्ट करें। भाईजान बहुत शुक्रिया आपका आने का। थैंक यू सो मच। और फाइनल मैसेज मैं ये दूंगा, अभी थोड़े दिन पहले मैंने एरिस्टोटल का कोट पढ़ा, अभी तक मुझे याद है, पिछले 1 महीने से मैं सबको ना यही मैसेज कन्वे कर रहा हूँ कि द पर्पस ऑफ गैदरिंग नॉलेज इज़ टू टेक एक्शन, मेयरली गैदरिंग नॉलेज सर्व्स नो पर्पस। मतलब आप ये सारी कंपनीज़ की वीडियो भी देख लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन एक्शन लेगा आखिर में। जो भी एक्शन हो वो आप अपना अकाउंट ओपन कराएं, किसी एडवाइज़र के साथ जो है बात करें, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हासिल करें, कंपनीज़ की वीडियोस देखें, एक्शन ज़रूर लेना है, एक्शन के बगैर कुछ नहीं होता। बेहतरीन, मज़ा आ गया, ये तो अच्छी बात है। जज़ाकल्लाह खैर अब्दुर्रहमान भाई, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।